अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। क्या हाल है, कैसे हैं आप? ठीक ठाक है। ये जो आपको रोज़ सुबह चेहरे पे मुस्कुराहट नज़र आती है, उसके पीछे एक राज है। सिर्फ मेरी मुस्कुराहट नहीं, बल्कि अगर आप अपने आप को भी आईने में देखें और जब आप खामखाई में ऐसी मुस्कुरा रहे होते हैं तो उसके पीछे क्या राज होता है। कोई ना कोई ऐसा है आपकी ज़िंदगी में जो इमीडिएट फैमिली है, उनके साथ आपके ताल्लुकात अच्छे होते हैं। हम बहुत सोचते हैं कि हम फेमस हो जाएं, हम पैसे कमा लें, हम जो है किसी अच्छी पोजीशन पे पहुंच जाएं, वो चीज़ हमें खुशी देगी। लेकिन बैक ऑफ द माइंड इन सारी चीज़ों को हासिल करने के बाद अगर हमें लगता है कोई रिश्ता ऐसा है जो हमसे नाराज़ है, तो आपके दिल में एक कसक रहती है। हर वक्त नहीं रहती, लेकिन कभी ना कभी कोई लम्हा ऐसा आता है जो आपको मजबूर कर देता है ये सोचने पे कि मेरे पास सब कुछ है लेकिन मेरे पास इसका प्यार नहीं है या इसकी नाराज़गी है मेरे पास। सो वो चीज़ आपको डिस्टर्ब करती है, क्योंकि बाकी सारी चीज़ें मिल जाती हैं, लेकिन वो जो रिश्ते हैं ना आपके इर्द गिर्द जिससे हम माला माल हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मैं कहती हूँ कि ब्लेस्ड हैं हम। हमेशा हम अपनी मुल्क की, अपने ख़ित्ते की नेगेटिविटी को देख रहे होते हैं कि वेस्ट वो फलाना ये। वेस्ट में भी बहुत मोहब्बत और प्यार किया जाता है एक दूसरे से, रिश्तों से। ऐसा नहीं है कि हमने एक ख़तरनाक तस्वीर बनाई हुई है, मगर अगर हम कंपैरिजन करते हैं तो हम ये देखते हैं कि अगर हम जहाँ रहते हैं, जिस इलाके में रहते हैं, हमारे जो इर्द गिर्द के पड़ोसी हैं, उनसे जिस तरह का हमारा रवैया होता है, फैमिली वाले टर्म्स होते हैं, जो हमारे दोस्त अहबाब हैं, इतनी ज़्यादा पक्की दोस्ती के एक दूसरे के लिए पता नहीं क्या से क्या कर जाते हैं। फिर आप बहन भाई, माँ बाप, इन सब रिश्तों को देखेंगे, सब एक साथ एक छत के नीचे रह रहे होते हैं। वेस्ट में लोग ये सोच भी नहीं सकते, जिस तरह हमारा कंबाइंड फैमिली सिस्टम है, एक दूसरे की मदद कर होते हैं, भाई भाई की काम आ रहा होता है बहन भाइयों में कोई एक भाई या बहन वीक होता है अगर किसी भी चीज़ में, सेहत के हवाले से, जॉब के हवाले से, पैसों के हवाले से, तो जो देखा गया है कि एक कोई मजबूत फैमिली मेम्बर उसकी हेल्प करता है। और जिस तरह ये हेल्प की जा रही होती है, बहन भाइयों को साथ लेके चला जा रहा होता है, ये मैंने किसी और मुल्क में होते हुए नहीं देखा। सो हम लोग ब्लेस्ड हैं कि हमारे इर्द गिर्द हमारे रिश्तेदार हैं, और उन रिश्तेदारों की वजह से बेसिकली वो हमारी बैसाखी हैं। जब हम गिरते हैं, हम टूटते हैं, तो हम उन्हीं के पास जाते हैं। अगर आप शहरों की छोड़ दें, आप गाँव गोटों में देखेंगे तो जो जिरगा पंचायत और वो सारी चीज़ें होती हैं, उसमें आप देखें कि एक दूसरे का हाथ ऐसे थामा हुआ होता है, मतलब कि आप एक दूसरे को गिरने नहीं देते। मेरे घर में जितनी भी हेल्प काम करती है, जब वो उनकी रिटायरमेंट होती है तो उनको अपने रूट्स के करीब जाना होता है। उनके बहन भाई, उनके बच्चे, वो जहाँ भी होते हैं, जिस शहर में भी होते हैं, वो कहते हैं बाजी हमें उधर जाना है, बस हमें उधर घर बनाना है। मैं उनको 10 दफ़ा कहती हूँ कि इधर ज़मीन लो, इधर घर बनाओ। उधर क्या, नहीं बाजी वही है हमारा, चाहे वो कैसी भी ज़मीन होगी, लेकिन वो उनके अपनों से घिरी हुई होगी। और वो हमेशा, हर शख्स ये चाहता है कि मेरा जो आखिरी वक्त हो वो उधर हो जहाँ मेरे आसपास मेरे अपने करीब हो मेरे। जबकि जब कोई चला जाता है इस दुनिया से, उसको क्या कुछ इस दुनिया का तो नहीं होश होगा कि उसके लिए कौन दुआएं पढ़ रहा है या कौन क्या कह रहा है। मगर देखा गया है कि एक बेटा जिसको आप माँ बाप पेट काट के पाल पोस के एक अच्छे ओहदे पे पहुंचाते हैं, वही बेटा अपनी पूरी फैमिली का वज़न ढो रहा होता है। वही बेटा अपने माँ बाप के हस्पताल के ख़र्चे उठा रहा होता है और जायदादें तक बिक जाती हैं। यहाँ ये देखा गया। सो अल्हम्दुलिल्लाह वी आर ब्लेस्ड। थोड़े से ब्लैक शीप के अलावा जो ज़्यादातर लोग हैं वो अपने वालिदैन का ख्याल करते हैं, अपने वालिदैन से प्यार करते हैं, उनको रिस्पेक्ट देते हैं। कभी कभार आपस में डीलिंग में प्रॉब्लम हो जाती है, भाई भाई की लड़ाई हो जाती है, माँ बेटी की नहीं बन पाती। जो इमीडिएट फैमिली है, जिनसे आपको कहते हैं ना कि एक्सपेक्टेशन नहीं होती कि ये झगड़ा हो जाएगा और सालों तक आप मुंह नहीं देखेंगे, कोई बीच में गिराएं होती हैं जो उलझती जाती हैं और फिर वो इतनी दूरियां बढ़ जाती हैं। मगर देखा ये गया है, चाहे कितने भी दूर हों और कोई बुरा वक्त ऐसा आ जाए फैमिली मेम्बर पे, तो भागे चले आते हैं सब एक दूसरे के लिए। ये क्या है? ये अल्लाह की तरफ से मोहब्बत है। और मेरे तो दिल में एक बात ये लग गई है कि ये जो खून के रिश्ते होते हैं ना, ये ऐसे होते हैं कि अगर आप इसके अंदर डंडा मारोगे, जितनी भी ज़ोर से मारोगे, जब वो डंडा हटेगा तो वो
बिल्कुल पानी, जिस तरह पानी में आप डंडा मारते हो और वो थोड़ी सी देर अलग होता है, उसके बाद फिर मिल जाता है, खून के रिश्ते ऐसे होते हैं। और खून के रिश्ते तो ये अल्लाह ताला ने बनाए हैं, मगर वो रिश्ते जो आसमान पे बनते हैं, जिसे आप मियाँ बीवी का रिश्ता कहते हैं, जो जोड़ियाँ अल्लाह ताला ने बना के भेजी होती हैं, उनके दरमियान भी ऐसा होता है, शदीद मोहब्बत होती है, शदीद प्यार होता है, पर गलत फहमियों की वजूहात पर कभी कभार ये रिश्ते टूट भी जाते हैं। मगर कोई इस पर बात नहीं करता कभी कि आपके रिश्ते ख़राब, आपकी नौकरी ख़राब हो रही है, आपकी परफॉर्मेंस ख़राब हो रही है, आप उसके लिए मेहनत करते हैं, आप बेहतर करने की कोशिश करते हैं, आप पढ़ाई में ख़राब हो रहे होते हैं, आप ट्यूशन्स लेते हैं, इधर उधर भागते हैं और आप अपने आप को बेहतर करते हैं ताकि रिज़ल्ट अच्छा है। आप शक्लन, आपकी स्किन ख़राब हो रही है, बाल ख़राब हो रहे हैं, मोटे हो रहे हैं, या कुछ भी ऐसी चीज़ हो रही है, आप सब चीज़ों पे काम करते हैं, रिश्तों पे काम नहीं करते। रिश्तों पे भी काम करने की ज़रूरत है कि उनको बेहतर कैसे बनाया जाए। एक छोटे से ब्रेक के बाद आज बेसिकली रिश्तों को बेहतर बनाने की टेक्निक्स, टिप्स, ये सब आपको देना ज़रूरी है। कोई आम इंसान नहीं देगा, बल्कि एक्सपर्ट आएंगे और आपको बताएंगे कि मुख्तलिफ़ रिश्तों की थेरेपी कितनी ज़रूरी है उनकी बेटरमेंट के लिए, आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ के लिए। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। जैसे कि आपने आज, मैंने इंट्रो में बताया आपको कि आज हम बेसिकली थेरेपी होगी, पूरी आवाम की थेरेपी होगी रिगार्डिंग उनके करीबी रिलेशनशिप के, लेकिन उससे पहले ये थेरेपी करेगा कौन, ये बताना बहुत ज़रूरी है। कुछ लगभग 1 साल पहले सोशल मीडिया पे बहुत ही खूबसूरत पिक्चर्स वायरल हुई थी, और जाहिर है जब सोशल मीडिया में किसी की शादी होती है, लाइक शोबिज़ में किसी की शादी होती है, तो सब पहुंच जाते हैं जी तस्वीरें खींचना। उनको बहुत शौक़ होता है देखने का कि शादी में सारी आवाम भी शामिल है। तो आप इस शादी में शामिल हुए थे। ये शादी हुई थी हमारी बहुत ही प्यारी एक्ट्रेस, मॉडल अंजिला अब्बासी की, जो कि शमून और जवेरिया अब्बासी की बेटी हैं, और जिनसे उनकी शादी हुई उनका जिक्र मैंने इंट्रो में किया कि आज जो थेरेपिस्ट का रोल है वो वही करेंगे, क्योंकि वो प्रोफेशनली थेरेपिस्ट है, जो हमारे दुल्हा, जो हमारे दामाद हैं बेसिकली, ताशफीन अंसारी और अंजिला अब्बासी हमारे साथ आज ये जोड़ी मौजूद है। शादी के 1 साल बाद हम इनसे कुछ शादी के हवाले से भी बात करेंगे, इनकी पिक्चर्स भी शेयर करेंगे, लेकिन बेसिकली आज ये अपनी प्रोफेशनल जो एक्सपर्टीज़ हैं वो भी हमारे शो पे दिखाएंगे। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। थैंक यू फॉर हैविंग अस। बड़ा मज़ा आया कि अक्सर ऐसा होता है जब भी कोई कपल आता है तो मैं उनसे उनकी शादी, उनकी मोहब्बत, सबके बारे में बात करती हूँ, लेकिन आज इस जोड़े से हमें बहुत सारा फ़ायदा भी पहुँचने वाला है। एब्सोल्युटली, क्योंकि एक्सपर्टीज़ ऐसी हैं माशाल्लाह। सो तुम लोग सबसे पहले कैसे मिले, कि लाइक कोई थेरेपी के लिए, या तुम मिली थी ताशफीन से, ऐसे कैसे मुलाकात हुई? आई थिंक हम लोग सो कपल इयर्स अगो, आई थिंक दिस वाज 3 years ago, 2021 था। या 21 में हम हमारे सारे दोस्त एक हंजा की ट्रिप पे जा रहे थे, एंड बहुत सारे लोग आए हुए थे। देयर वाज फ्रेंड्स ऑफ फ्रेंड्स ऑफ फ्रेंड्स, एंड देयर वाज सो मेनी पीपल। और इवेंचुअली ऐसा हुआ कि हमारी मुलाकात हुई दोस्तों के थ्रू। फिर बस में वापस आते हुए हमारी दोस्ती हो गई। फिर कोई 2 साल तक वी डिडंट मीट और एनीथिंग, बिकॉज़ ही हैड हिज थिंग्स गोइंग ऑन, आई हैड माय थिंग्स गोइंग ऑन। एंड देन फिर ऐसा हुआ कि 2 साल बाद फिर हमारी बहुत अच्छी दोस्ती हो गई। एंड देन आई डिडंट नो दैट ही लाइक्ड मी, एंड देन इवेंचुअली ही वाज लाइक, बाय द वे मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, तो क्या सीन है? आई वाज लाइक, ओह वेल आई डिडंट नो दैट, बट आई काइंड ऑफ लाइक यू टू। एंड देन इसकी अम्मी से पूछना शुरू हो गई कि वो लड़की कौन है, और मेरी अम्मी मुझसे पूछना शुरू हो गई कि वो लड़का कौन है। तो फिर ऐसा करके हुआ। फिर इसने, I think you went to my mom and you were like, I don't think it's as, honestly I feel like everything just happened, like जो चीज़ें just जैसे place में fall हो जाती हैं ना, बस वो एक series of events शुरू हो गया था, वो just before we knew it we were married and we were like, हाँ यही तो होना था। और बहुत
इजीली सब कुछ हो वो गया। ये ना कहते हैं ना रिश्ते आसमान पे बनते हैं, वो जोड़ियां अल्लाह ने बना के बिल्कुल। भेजी होती हैं। कहाँ तो आप भी कराची में ही रहते हैं, कराची बेस्ड हैं? हम दोनों कराची में और कराची में आप लोग नहीं मिले और मिले हुंजा पहाड़ों में। और मजे की बात ये है कि हम दोनों के बचपन के जो डॉक्टर हैं वो एक ही हैं। अच्छा, हो सकता है बचपन में कहीं आप आ रही हो, वो जा रहे हो, फिल्मी सीन नहीं होता। लिटरली हमारी जो बुक्स हैं, जो उनके रिकॉर्ड्स हैं, उनमें हम लिटरली 2-3 पेजेस अपार्ट हैं। So that's crazy, like बचपन से हम एक ही डॉक्टर के पास जा रहे हैं। तो बहुत सारे ऐसे कोइंसिडेंसेस थे जिससे हम भी वो हो गए कि ये थोड़ा वियर्ड है। I think it was for timing थी, एक was for click होना था, and then we met, and then I think it just took its yeah, it just worked. Yeah. So अब जैसे कभी भी कोई लाइक वाइफ डॉक्टर होती है तो पूरा घर फ़ायदा उठा रहा होता है, हस्बैंड टीचर होता है तो बच्चों को पढ़ाने में आसानी होती है। अब जब हस्बैंड थेरेपिस्ट है, पता है, तो भाई बहस तो हो नहीं सकती रिश्तों के हवाले से, तो तुम्हें तो वो लॉजिक्स देके चुप करा देते हो। कभी कभी मैं बहुत लड़ती हूँ। नहीं, I'll सब लोग ऑनेस्टली ये समझते हैं, बट एज अ थेरेपिस्ट आई टेल यू एज वेल कि हमारी भी कोई वर्किंग रिक्वायरमेंट्स होती हैं। तो व्हेन आई मेट हर बहुत कम ऐसी इमोशनली इंटेलिजेंट लड़कियाँ थी जो लाइक मुझे समझ पाएँ। हमारी अगर मैं कोई बात करूँ, मुझे समझाना इतना नहीं पड़ता उसको, शी ऑलरेडी नोज दोज थिंग्स, सो इट्स अ बिट ईजियर ऑन मी कि मैं इसको एजुकेट नहीं करना पड़ता। मतलब इट्स मेरा वो है कि एक वो जार्गन होता है कि जो डॉक्टर्स इस्तेमाल करते हैं, वो अगर वो टर्मिनोलॉजी हटा दें, me and her are not that different, I think. Like whatever reason मैंने पढ़ा है, इसने सीखा है, and it's तो अब जैसे थेरेपी सेशंस होते हैं तो तुम भी ज्वाइन इन करती हो, या कभी ऐसा होता है कि एक दूसरे से आप लोग मशवरा करते हैं? जैसे एक क्या ब्रिज है दोनों के दरमियान, जैसे लव मैरिज होती है, कभी कभार आप एक प्रोफेशन में होते हैं तो वो चीज़ आपको अट्रैक्ट करती है कि आप एक दूसरे से बातचीत उस हवाले से कर सकते हैं। आप दोनों का प्रोफेशन बिल्कुल अलग है। आई थिंक बहुत सारे केसेस में हमारा प्रोफेशन एग्जैक्टली द सेम है, इन व्हाट सेंस के हमें लोगों को रीड करके कैरेक्टर में आना पड़ता है। इसको लोगों को रीड करके फिगर आउट करना पड़ता है कि कैरेक्टर क्या है। हमें वो एम्बॉडी करना होता है इसको। व्हाट्स द वर्ड फॉर इट कि यू हैव टू काइंड ऑफ मुझे डीकंस्ट्रक्ट करना पड़ता है। डीकंस्ट्रक्ट, तो हमें भी डीकंस्ट्रक्ट करके कैरेक्टर को देख के वी हैव टू बी लाइक, अच्छा हम अब इस तरह एक्ट कर सकते हैं, अच्छा हम इस कैरेक्टर के इस इमोशन में जाके फील कर सकते हैं और फिर इसको वी कैन टर्न इनटू अ थिंग। सो आई फील लाइक मैंने आगे पीछे देखते हुए सीखा है, इसने पढ़ के सीखा है। सो आई फेल्ट लाइक हम दोनों को ह्यूमन इमोशंस के बारे में बहुत आइडिया ऑलरेडी था। प्लस आई फील लाइक हर रिलेशनशिप में कम्युनिकेशन का सबसे बड़ा सीन है। हम दोनों हर चीज़ के बारे में बात करते हैं, एवरीथिंग। मतलब कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसके बारे में हमने बात नहीं की हुई हो, यू नो। एंड आई थिंक वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है इन एनी सॉर्ट ऑफ रिलेशनशिप कि आप किसी कोई भी चीज़ हो, आप बस उसके क्या चीज़ तुम्हें ताशफीन की अच्छी लगी तो तुमने कहा मैं इसको सारी ज़िंदगी ताशफीन के साथ गुजारूंगी, मतलब लाइक शादी करूंगी इससे? एक बड़ा फैसला होता है। वो वाली लड़कियां जो इंडिपेंडेंट भी होती हैं, तुम्हारी परवरिश भी ऐसे ही हुई है, तुमने बहुत छोटी सी उम्र से काम शुरू कर दिया था। और यही सवाल ताशफीन आपसे भी है, क्योंकि लड़का पढ़ा लिखा वो 10 चीज़ें सोचता है, शादी करते हुए, दोस्ती करते हुए तो 1 सेकंड लगता है, मगर शादी के लिए बार बार सोचना पड़ता है, जब आपने पढ़ाई भी ऐसी की हुई हो कि आपको थोड़ा वो समझदार बना देती है। आई थिंक मेरा सबसे ज़्यादा वो था कि मैं किसी से पहले मिली हुई नहीं थी जो इतना इमोशनली अवेयर हो कि मेरे मसले क्या हैं, यू नो। एंड इसको ऑब्वियसली ही इमीडिएटली अंडरस्टूड कि मेरे मसले क्या थे। एंड यू नो बचपन से जब आप सर्टन चीज़ें देखते रहते हैं अपनी फैमिली में भी और आगे पीछे भी, तो आप एक तरह से आप थोड़ा सा ना नॉट ट्रिगर्ड, बट आप थोड़ा सा आपके दिमाग में वो चीज़ें बैठ जाती हैं। सो यू टेक योर लाइफ अलॉन्ग विद। क्योंकि अगर आपकी लाइफ नॉर्मल नहीं होती एक आम बच्चे की तरह, तो बहुत सारी चीज़ें आपको ट्रिगर भी करती हैं एग्जैक्टली जिंदगी में, यू नो। मुझे ये भी था कि आई हैड नेवर बीन विद समबडी जिसको समझ आता what I was going through. And he was the only person that I've ever met in my life जिसको समझ आया what I was going through. And plus, you know, he's so smart and he's so loving and he's so caring. And मुझे वही बात है कि मुझे बताना नहीं पड़ता. And we immediately clicked and you know we were funny together and we enjoy time together and like every minute that we spend together हमें बहुत मज़ा आता है एक दूसरे के साथ. Like हम अगर कंपनी enjoy करते हैं. Exactly. हम कभी बाहर भी जाते हैं तो we're like यार साथ ही रहते हैं. मज़ा नहीं आ रहा है, you know. But yeah. और आपको ताशफीन? जैसे मैंने कहा कि I've like you said as well, like I was thinking about it as well कि like I knew I liked her, but वो शादी वाली बात उसी वक्त click हुई कि
काफ़ी टाइम में आप जब लाइक किसी भी रिलेशनशिप्स में होते हैं और आप फिगर आउट करते हैं कि यार मैं जब ये कहता था तो वो बंदा समझता नहीं था, लाइक उसको समझ नहीं आती थी। एंड आई थिंक दैट्स वेयर शी इज़ ऑल्सो कमिंग फ्रॉम एज वेल कि जब मैं इससे कुछ बात करता था एंड इवन एज फ्रेंड्स बिफोर यू नो शी वुड अंडरस्टैंड इट एंड नोबडी एल्स वुड। एंड आई फील लाइक एंड ऑफ द डे इंसान को उसी इंसान से शादी लाइक वो विश उससे ही होती है जो समझ सके आप पे, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे वी आर सोशल क्रीचर्स, वी नीड समबडी टू टॉक टू एंड टू अंडरस्टैंड अस। एंड अपार्ट फ्रॉम हर बीइंग सो ब्यूटीफुल एंड सो इंटेलिजेंट, आई फील लाइक यू ऑलवेज नीड समबडी हु गेट्स पहला पॉइंट अट्रैक्शन का तो ये खूबसूरती होगी ना भाई, that's for sure as well, पर्सनालिटी ओवरऑल। but like you know then you get to know her and like it's like इतने similarities, मतलब differences भी हैं but the similarities are in a way कि like मतलब कोई एफर्ट नहीं इतना लगाना पड़ता। अगर मैं कुछ बोलूँ ना, आई डोंट हैव टू एक्सप्लेन सो मच, शी विल अंडरस्टैंड इट ऑलरेडी, और वो 10 मुझे सॉल्यूशंस ऑलरेडी रेडी होंगे इसके दिमाग के अंदर। सो एक पार्टनरशिप जो बनी थी ना, इट्स जस्ट बिन स्मूथ सेलिंग फ्रॉम देयर। आई डोंट थिंक वी एवर बीन क्वेश्चनड कि हम शादी करनी नहीं करनी, बस पता था एट वन पॉइंट कि बस ये तो हो रहा है। He literally came to me and he's like, शादी करनी है? हाँ। I was like, हाँ? I was like, फिट है गले। So it was just easy, you know। तुम्हारे अम्मी अब्बू दोनों के पेरेंट्स आराम से मान गए थे या कोई मुश्किल? बिल्कुल, वो तो हमसे पहले, अच्छा हमें पता नहीं था कि हमारी शादी होने वाली है, उनको इससे पहले दोनों को मैं अम्मी को पता था कि इसी से होगी, एंड सेम विद हर, एंड देन दे वर लाइक तो हम कब मिल रहे हैं। मिलने के कितने दिनों बाद अम्मियों को आपस में मिलवाया? मतलब like when we पहले जो 2021 में मिले थे, 2 साल के तो we never met like as हम on and off मिलते रहते थे, but when we became friends I think a month, 2 months, 3 months ऐसे I think 3 months into it हमने decide किया कि शादी, और फिर उसके बाद I think उसके 1-2 महीने बाद we made our parents meet। अच्छा, फिर जब parents मिले तो parents ने भी कहा कि अच्छा, ये आता था घर पे and mom would see him and she, वो फिर मुझसे आके बोलती थी कि वैसे ताशमीन बड़ा अच्छा लड़का है, तो क्या सीन है, and I'd be like हाँ वो बहुत अच्छा लड़का है, like what do you mean, and she'd be like तो eventually करके ना वो ऐसा करके then his family started asking, my family started asking, and I think another thing that also like you know added to that was that मैं like with her mom, me and her became such good friends too. Like पहले मैं इससे मिलने से पहले उनके पास चला जाता था और हमारी गपशप लग जाती थी, and same with her when she would come over। ये फायदा होता है जवान माँ होने का, मतलब लाइक बहुत डिफरेंस नहीं आता ना जनरेशंस का, तो ये तो फायदा है। But same with her and my parents and my दादा, like फेवरेट हो गई थी घर में आते आते, दादा के साथ बैठ जाती थी, मैं कहता हूँ कहाँ गई, देखा दादा के कमरे बैठी, दादा के साथ गपशप लगा रही है, तो दादा ओके यार ये तो बहुत स्वीट है। तो आई थिंक एवरीथिंग जस्ट पैन्ड आउट जस्ट करेक्टली, आई थिंक दैट्स सो नाइस। कुछ इनकी पिक्चर्स शेयर करते हैं हम, वीडियोस शेयर करते हैं, दोनों बहुत अच्छे लग रहे थे और बाकायदा नज़र आ रहा था कि इन्होंने अपनी शादी खुद एंजॉय की है, वरना दुल्हा दुल्हन जो है उनकी शादी पे सब एंजॉय कर रहे होते एक्सेप्ट फॉर देम। आई थिंक हमें सबसे ज़्यादा मज़ा आया। हाँ, बिकॉज आई थिंक वी हैड रियली लाइक आवर फ्रेंड्स एंड फैमिली रियली हेल्प्ड अस आउट, लाइक सब ने टेक ओवर कर लिया था, उन्होंने कहा कि आप दोनों बस बैठो एंजॉय करो एंड वी विल टेक केयर ऑफ एवरीथिंग। हमने पिक्चर्स देख के एनालाइज कर लिया था कि ये दोनों माशाल्लाह इनकी खुशी अल्हम्दुलिल्लाह नज़र आ रही है और दोनों एंजॉय कर रहे हैं शादी में, सब पूरी फैमिली के साथ जितने भी लोग आए थे, बहुत मज़ेदार। ये प्लानिंग किस तरह की थी दोनों ने? कि ये तो हमने साथ, ओह माय गॉड क्यूट लग रही है। हमने बहुत चीज़ें डिसाइड की थी, हमने बहुत सारी सबको पहले बहुत मसला था कि ओह माय गॉड तुम वाइट नहीं पहन सकती शादी पे, तुम्हें लाल जोड़ा पहनना पड़ेगा। आई वाज लाइक मुझे नहीं पहनना लाल जोड़ा, बिकॉज आई डोंट लुक नाइस इन रेड। अच्छा, आई डोंट वांट टू वेयर रेड, एंड इफ आई वांट टू वेयर समथिंग देन आई एम गोना वेयर समथिंग दैट आई वांट टू वेयर, एंड आई वांटेड बोथ ऑफ अस टू मैच। मैंने नोटिस किया है कि बहुत सारी शादियों में ऐसा होता है कि कपल्स डोंट मैच। व्हाई डू यू नॉट मैच? वी शुड मैच इन एवरी इवेंट, लाइक एवरी टाइम वी गो एनीवेयर हम लोग मैच करते हैं। So for the wedding it seemed fair कि we would both wear white, and then for the walima we would both wear black and maroon. And ये पूरा जो इसमें मसले in the sense सिर्फ ये था कि everyone was like oh ये inappropriate है, तुम ये नहीं पहन सकते, oh ये कलर अच्छा नहीं लग रहा, तुम ये नहीं, and I'm like no, I'm gonna do what I wanna do because it's my wedding. Yes. I'm gonna get married once. मैं एक दफ़ा शादी करूँगी और मैं बहुत धूमधाम से शादी करूँगी, and I wanted both of us to
have fun, and I wanted it both. कि तुम्हारा वलीमे का जोड़ा भी डिफरेंट था, Yeah. जो कि आमतौर पे नहीं होता। ब्लैक एंड रेड था ना कुछ? It was black and maroon. ब्लैक एंड मरून। तो हम दोनों जरा ने black तस्वीरें and प्लीज maroon- शेयर करते रहे ना, ताकि मैं डिस्कस करी तो। हम दोनों ने black and maroon पहना और हमने अपने सारे गेस्ट को बोला कि आप सब black पहनो। We wanted to be a very suit and tie event. Yeah. Like a very reception कि सब लोग एक बहुत elegant से like black के अंदर होंगे. So it turned out really, I think everybody looked very nice. सोशल मीडिया पे भी काफी लोगों ने बोला होगा ना तुम लोगों Everyone के। said, oh, you guys look like vampires. I'm like, that's the point. Like एक होता है नहीं, plus social media पे शादी के बाद एक दूसरे का खून ही तो पीना होता है। हम ready हो गए थे. I'm ready हो गए थे। So yeah. नहीं, but हाँ, I feel like social media के अंदर, I mean, when you share things, people have their own opinions वगैरह भी. But like वही वाला इसका white और red वाला incident, people were like white क्यों पहना हुआ है, and like वाइट तो यार सब पूरे दुबई, पूरे यूएई, पूरा Exactly. I mean हर most जगह all Arab countries were white. अरब सऊदी ये सब वाइट ही तो पहनते हैं, तो इसमें ये लाल जोड़ा तो वहाँ से आया है इंडिया से। और कोई and then फिर ये भी बात होती है ना कि ओ इंडिया आपने लाल जोड़ा पहना है क्योंकि वो इंडियन चीज़ है, फिर आपने अगर वाइट पहन लिया तो ओ माय गॉड आपने वाइट क्यों पहना हुआ है, वो तो क्रिश्चियन चीज़ है। It doesn't matter. अरे क्रिश्चियन कहाँ, मुसलमान पहनते भाई, सऊदी और जो भी पहने, I feel like it's a color at जो the end of the it's day, just and if it looks good on you yeah. at your wedding, you want to feel special, आप जो पहने आप पहने. And it's so sad कि like let the brides, and it's not even just my wedding, it's a lot of other people that are close to me who've gotten married, उनकी शादी के जोड़ों के ऊपर और उनकी खुशी के ऊपर कुछ बोलना I think बहुत बुरी बात है। It's I mean so उस दिन तो rude. नहीं बोले, बाकी दिन उस आप दिन ना जितना बोले। बोलने हाँ, वाले नहीं, हो. मैंने देखा है जिसकी भी शो बिजनेस में शादी होती है, लोगों की खुशियाँ जो है कभी कभार बर्दाश्त नहीं होती, Yeah. क्योंकि उसी दिन दुल्हन के ऊपर या कोई तस्वीर होती है वायरल, या कुछ दुल्हा दुल्हन के ऊपर कुछ ना कुछ ज़रूर ऐसे कमेंट्स आते हैं, बुरा लगता है। और बहुत बुरी बात है क्योंकि पहली दफ़ा कोई देर अपनी ज़िंदगी बनाने के लिए कोई स्टार्ट कर रहा होता है और फिर आप कुछ नेगेटिव बोलते ये तो वही वाली बात है, आप शादी में आए, आप मिलने आए और आपने कहा ये बहुत बुरे लग रहे हो, बहुत बुरे, मुंह पे बोल के आप जा रहे हो, तो पता नहीं कहाँ चली गई तमीज़, तहजीब ख़त्म हो चुकी है। एक छोटे से वक्फा ले रहे हैं, वक्फे के बाद बहुत सारी और खूबसूरत बातें इस नौजवान जोड़े से होंगी। एंड मुझे इतना अच्छा लगा कि एक सही एज में शादी का फ़ैसला लेना बहुत इम्पॉर्टेंट है। हर चीज़ वक्त पे अच्छी लगती है और साथ ज़िंदगी को एंजॉय करना, ग्रो करना, सेटल तो लाइफ में हर कोई होता रहता है, ये एक हर चीज़ वक्त पे अच्छी लगती है। और वो तुमने अंजला एक सेट किया है कि तुम शो बिज़नेस में आई, यंग थी, अभी तुम और बहुत सारा काम कर सकती थी, शादी के बाद भी इंसान कर सकता है, मगर तुमने सही वक्त पे फैसला लिया एंड आई एम प्राउड ऑफ यू। थैंक यू। मॉर्निंग पाकिस्तान और ताशफीन आप पे भी। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज हमारे साथ अंजला और ताशफीन एक बहुत ही प्यारा सा जोड़ा मौजूद है, जिनकी फर्स्ट एनिवर्सरी भी नहीं हुई अभी शादी की, नौ ब्याता जोड़ा मौजूद है, लेकिन एक ख़ास मकसद के लिए इधर आए हैं। और ताशफीन क्योंकि रिलेशनशिप थेरेपिस्ट कहूँगी मैं आपको, क्या अगर आपकी काउंसलर बेसिकली, थेरेपी, काउंसलिंग, ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। अच्छा ताशफीन, मैं आपसे ये पूछूंगी कि किस तरह लोग आपको अप्रोच कर सकते हैं, अगर जो भी हमें देख रहे हैं, और ये चीज़ें शायद पाकिस्तान में इतनी आम नहीं है लेकिन अब लोगों को अवेयरनेस आ रही है। बिल्कुल। मेरा इंस्टाग्राम सबसे ज़्यादा लोग वहीं से मुझे रीच आउट करते हैं, तो मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करते हैं जिसको भी लाइक इफ़ एनीबडी वांट्स टू इवन सीखना भी है आपको, बिकॉज मेरा मेन गोल लोगों को सिखाना ही होता है, बिकॉज दैट इज़ द मेन प्रॉब्लम कि लोगों को अवेयरनेस नहीं है। तो इसका मतलब नहीं आप मुझे रीच आउट करेंगे, आपको पकड़ के बोलूँगा मेरे ऑफिस में बैठ जाओ, सब चीज़ें बता दो मुझे, नहीं। इसका मतलब ये है कि कोई भी क्वेश्चंस काफ़ी बार होते हैं जो आप अपने आप के दिमाग में बचपन से होते हैं, लेकिन आप कभी किसी से पूछ नहीं सकते, या आप मे बी फील करते हैं कि यार अगर मैं पूछूंगा तो मुझे कोई कुछ कह ना दे कि यार तुम कैसे अजीब क्वेश्चन पूछ रहे हो। अच्छा, मैं अगर आसान लफ्ज़ों में पूछूं, बिल्कुल, कौन लोग हैं वो जो आपके पास आएंगे और आपसे सेशंस लेंगे? अगर मियाँ बीवी हैं फॉर एग्जांपल, मुझे ऐसा लग रहा है, अब मुझे नहीं पता, ताकि मैं बता सकूं लोगों को इतनी अवेयरनेस नहीं है काउंसलर्स और थेरेपिस्ट के बारे में। रिलेशनशिप काउंसलर यानी कि अगर किसी के रिश्ते में कोई दरार आ रही है, कोई उलझनें आ रही हैं
और उनको समझ नहीं आ रहा है, बजाय इसके कि वो पुप्पी, खाला, चाची, अम्मा, अब्बा इनसे मशवरे करें, और जाहिर है उनके पास कोई नॉलेज, एजुकेशन इस हिसाब से नहीं है, वो अपने बेटा हमने धूप में बाल सफ़ेद तो नहीं किया, वो उस हिसाब से बताएंगे अपने एक्सपीरियंसेस से। आमतौर पे ऐसे ही होता आ रहा है, वो सब आपस में ही मशवरे लेते हैं। तो आप उनको क्या हेल्प करेंगे इस चीज़ में? मैं रिलेशनशिप काउंसलर, तो लाइक दैट्स व्हाट यू नो माय स्पेशलाइजेशन इज। लेकिन सबसे जो इम्पोर्टेंट रिश्ता है जिस पे मैं काम करता हूँ वो इंसान का अपने आप से रिश्ता कैसा। बिकॉज अगर आपका अपने आप से रिश्ता, द वे यू ट्रीट योरसेल्फ, आप अपने आप को कैसे ट्रीट करते हो, आप अपने आप का ख्याल कितना करते हो, अपने आप को कितना प्यार देते हो, सबसे बड़ा मसला यही आता है कि जो कहते हैं ना कि यार ये बंदा मुझे ये कह रहा है या ये बंदा मुझे ऐसे ट्रीट नहीं कर रहा है, एंड में ज़्यादातर 99% यही होता है कि वो खुद बंदा अपने आप को अच्छा ट्रीट नहीं कर रहा होता। ओके। और सबसे मेन आते तो मेरे पास लाइक यही है, फैमिलीज आती हैं, कपल्स आते हैं, बट मैं उनको फिर मेरा मेन गोल होता है उनको सेपरेट करने का और खुद देखने का कि यार आप अपनी बीवी से तो बड़े शिकायतें हैं आपको, लेकिन खुद आप खाना कितनी बार खाते हो दिन में जो आप कहते हो खाना बना के नहीं देती आपको। आप भी मंगा सकते हो खाना अपने लिए, लेकिन आपकी आदत नहीं है अपने आप को देने की। तो लाइक ये छोटी छोटी चीज़ें हैं। सेम विथ लाइक विद द वाइफ एंड हस्बैंड के, लाइक आप पे ये शिकवा है आपके मियाँ से, आपकी बात समझता नहीं है, लेकिन आप बात करती भी नहीं हो। तो लाइक दिस लॉट ऑफ थिंग्स, ये ऐसी चीज़ें होती हैं। तो आते तो मेरे पास हर बंदा है, हर टाइप का, एंड इट्स नॉट लाइक मेरे पास वही बंदे आते हैं जो कि हमारे सोसाइटी में कि बस पागल ही होगा तो आएगा, नहीं, ये एक स्किल है। एंड जस्ट लाइक आपको अगर बचपन से आप ये नहीं बताया जाए कि अगर आप विटामिन डी नहीं, दूध नहीं पियेंगे, कैल्शियम की कमी होगी नहीं होगी, आप ये चीज़ें सिखाई नहीं जाएं, तो आज से आप एज करते रहेंगे, आपकी लाइफ में मसले आते रहेंगे। सेम थिंग विद साइकोलॉजी। अगर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्किल इंसान को जानवर से क्या फ़र्क है, हमारा दिमाग की, हमारी नफ्सियत ही है ना। अगर बचपन से आपको उसको हैंडल करना नहीं सिखाया जाए, हर चीज़ को पर्सनल लेना नहीं सिखाया जाए, तो फिर आगे जाके वो भी आपको बहुत इफेक्ट करता है। सो दैट्स मेरा जो क्लाइंटेल है, इट्स एवरीबडी एंड एनीबडी। अच्छा, अब अगर मैं मेरे सामने इस वक्त माँ और बेटी की एक जोड़ी बैठी है, अफशीन एंड रिजा, लोग कहेंगे माँ और बेटी में क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं? अगर आप अपने इर्द गिर्द देखें, होती हैं माँ और बेटी में एक सर्टन टाइम पर, स्पेशली टीनेज में जब बेटी जाती है तो उसका बर्ताव माँ से बिल्कुल चेंज हो जाता है। वो दरवाजे बंद करती है, मैं भी उस एज से गुजरी हूँ, तुम भी उस एज से गुजरी हो, दरवाजे बंद करती है, अम्मी आपको क्या पता। वो एक जो वही बच्ची जो माँ का पल्लू पकड़ के चला करती थी और हर चीज़ उसको अपनी अम्मी से पूछनी थी, अम्मी से पूछ के बताऊंगी, वो एकदम डिफरेंट हो जाती है टीनेज में कदम रखते ही। कभी कहते हैं कि उसको कंपनी अच्छी नहीं मिली, कभी कहते हैं वो बीमार हो गई है, और इस तरह माँ और बेटी के दरमियान एक खला सी आ जाती है। ये खला तब भी आती है जब उसकी शादी हो जाती है और उसका मियाँ कहता है नहीं नहीं तुम्हारी अम्मी तुम्हारी पट्टियाँ पढ़ाती हैं, दूर हो जाओ, तब भी वो अपने किसी के कहने पर वो अपनी माँ से अलग हो जाती है। तो ये अलग अलग स्टेजेस ऑफ लाइफ हैं जहाँ माँ और बेटी की रिफ्ट भी आ सकती है, जो एक रिश्ता सबसे करीबी रिश्ता होता है, कहते हैं ये। सो यहाँ अफशीन और रिजा हैं, इनसे पूछते हैं कि इनका बेसिकली क्या मसला है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम, कैसे हैं? बिल्कुल ठीक जी। बस मेरे साथ और मेरी बेटी के साथ जो है रिलेशन माशाल्लाह अच्छे हैं, फ्रेंडली हैं, लेकिन कुछ चीज़ों में तो डिफरेंसेस आ ही जाते हैं, तनाज़ात हो जाते हैं मुझे, क्योंकि जिस तरीके से हम पले बड़े हैं, हमारे माँ बाप ने हमें पाला, तो उससे हमने बहुत ज़्यादा ब्रॉड माइंडेड होके ही इनको आप ताशरीन को बताएंगी सब चीज़ें और थोड़ा ज़ोर से बताएंगी। एजुकेशन दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं, हर चीज़ इनकी मानी जाती है। एटलीस्ट तकरीबन 90% बच्चों की ही सुनते हैं हम लोग, ठीक है। पर मेरा ये एतराज़ है कि ये 10% तो हमारी सुने। लाइक जैसे मैं इनसे बोलती हूँ कि खाने पीने पे तवज्जो दो अपने, वो नहीं सुनते। टाइम वेस्ट मोबाइल पे, दोस्तों से बातों पे, इस पे एतराज़ है मेरा। फिर दूसरी बात ये है कि मैं ये सब समझती हूँ कि मॉरल वैल्यूज़ जो है ना, जो पहले की थी वो अभी भी वही हैं। अब एजुकेशन के हिसाब से ये नहीं है कि वो आपकी बदल गई हैं, कि आप कैटेगोरिकली सबको जवाबात दें, मुँह फट बन जाएँ, तो ये चीज़ें मुझे पसंद नहीं है। तो मैं चाहती हूँ हाईली एजुकेशन लें ये लोग, लेकिन तमीज़ तहज़ीब नहीं छोड़ें, बड़ों के आगे जवाब नहीं देना, रिश्तेदारों से अच्छा मिलना, ये सब तो होना चाहिए। रिजा से पूछना है, पूछें कुछ। हाँ बिल्कुल, पहले उनके भी पर्सपेक्टिव सुन लेते हैं थोड़ा सा। ये मेरी अम्मी है, मैं इनको अंडरस्टैंड करती हूँ, ये भी मुझे करती हैं, बट द प्रॉब्लम इससे कहीं कहीं हमारे डिफरेंसेस आ जाते हैं।
जैसे उन्होंने कहा है कि रिश्तेदारों को जवाब नहीं देना, रिलेटिव्स को, अब कभी कभी बात लॉजिक पे आ जाती है। उनको ये बताना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि वो कहाँ गलत हो रहे हैं और हमें मतलब फजूल में अपोजिशन में आ रहे हैं हमारी, और हमारी वैल्यूज़ के ख़िलाफ़ हमसे बात कर रहे हैं। तो वहाँ बताना आई थिंक बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि उनको भी तो कोई करेक्ट करने के लिए होना चाहिए। अब हमारी मोरल वैल्यूज़ इतनी कभी कंजर्वेटिव हो जाती हैं कि वो चाहती हैं कि बस अगर बड़े हैं तो कुछ बोला ही नहीं जाए, उनको कुछ बताया ही नहीं जाए कि वो कहाँ गलत हो रहे हैं। मतलब हर किसी की लिमिट्स होती हैं और आई थिंक उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए और उस हिसाब से उस बंदे से इंटरेक्ट करना चाहिए। बट हर कोई नहीं समझ पा रहा होता एक्सटेंडेड रिलेटिव्स में। फॉर एग्जाम्पल कभी कभी ऐसा भी होता है कि फैमिली में प्रेशर आता है मैरिज का, बट वो डायरेक्टली पेरेंट्स की तरफ से नहीं होता है, लेकिन वो एक्सटेंडेड फैमिली की तरफ से होता है। उसमें फिर ये होता है कि आपके पेरेंट्स भी उनकी बातों में आ जाते हैं और इस तरह की चीज़ें होने लग जाती हैं। फिर वो भी बहुत शादी का प्रेशर दे रहे होते हैं, और इसमें होता ये है कि आपके जो लाइफ के गोल्स और एम्स होते हैं आप उन पर सही से फोकस नहीं कर पाते, क्योंकि आई थिंक कि ज़िंदगी में हर चीज़ की टाइमिंग होती है, लेकिन बहुत ज़रूरी है कि आप पहले अपने गोल्स और एम्स पूरे करें। बिकॉज इफ़ यू डोंट फुलफिल दोज गोल्स, आप अपनी लाइफ में फुलफिल्ड फील नहीं करेंगे आगे। तो अगर आप कोई रिलेशनशिप भी बनाने जा रहे हैं, कोई शादी का, किसी भी चीज़ का, तो जब फुलफिल्ड ही फील नहीं करेंगे तो आप उस चीज़ में आगे अच्छे तरीके से बढ़ ही नहीं सकते। तो आई थिंक पहले इंसान को अपने गोल्स पूरे करने चाहिए, और सबसे ज़्यादा जो इख्तलाफ है वो इसी चीज़ पे होता है। और ऑफ कोर्स फिर अम्मी ये भी कहती हैं कि प्रैक्टिकल स्किल्स सीखो, जो कि आई थिंक वो भी अपने टाइम पे आ जाएंगे। प्रैक्टिकल स्किल से मुराद रोटी, हांडी, चूल्हा, यही करना है। ये बेसिकली बहुत जनरल माँ और बेटी की कहानी है जो आम तौर पे आपको हर घर में नजर आएगी, और ये सदियों से चला आ रहा है। मेरी अम्मा भी ऐसी थी, मैं भी ऐसी हूँ, और मेरी बेटी भी ऐसी अम्मा बनेगी शायद, आई डोंट नो। नहीं, ये देखें, एक टर्म हम कहते हैं राइट ऑफ पैसेज, मतलब कि ये तो दिस इज इनएविटेबल, ये होगा। लाइक मैं अब वही मेरी एजुकेशन वाला पार्ट अभी क्यों हो रहा है, सही है। एक माँ के तौर पे ऑब्वियसली आपका मेन गोल है कि यू वांट इसके लिए कि जिसकी ज़िंदगी सबसे सिक्योर हो जाए, सेफ हो जाए, आपके दिल में लाइक तसल्ली हो जाएगी कि अच्छा आई हैव डन माय जॉब एज अ मदर। और ये भी नहीं कि आपको लगे कि आपकी नीड है, बट आप चाहती भी हैं इसके लिए कि शी हैज़ अ गुड लाइफ। एंड व्हेन इट कम्स टू यू, आपके लिए फिर ये है कि यार मुझे अपने लिए भी मेरे अपने गोल्स हैं, मुझे अपनी ज़िंदगी भी जीनी है। तो इसमें दो तीन जो मैं जल्दी से आपको अभी बता सकता हूँ। देखिए, एक तो ये है कि बच्चे के लिए और माँ के लिए दोनों लॉजिक में बात नहीं करेगा कभी भी। ये करना है, ये नहीं कर रही, वो करना है, ये नहीं कर रही, मुझे ये करना है, आप मुझे करनी नहीं देती, तुम्हें वो करना है, तुम वो करती नहीं हो। बिकॉज इससे ना आप सिर्फ एक दूसरे को डिफेंसिव करते हो कि तुम इसलिए कम हो और तुम इसलिए कम हो, या तुम मुझे इसलिए पसंद नहीं हो, तुम मुझे इसलिए पसंद नहीं हो। रियलिटी होती है कि तुम मुझे इतने पसंद हो कि मैं तुम्हारे लिए अच्छी चीज़ चाहती हूँ। मतलब वो एक ये जो इमोशन, दिल की बात है ना, वहाँ तक वो बातें पहुँचती नहीं है। वो उधर पहुँचने से पहले आप इतना एक दूसरे को गुस्सा कर देते हो कि वो अगर आपके आप माँ क्या बोले, यार देखो बेटा मैं आपकी प्यार से कह रही हूँ, मैं ऐसे नहीं कह रही हूँ कि मैं आपकी मर्ज़ी नहीं चाहती हूँ। एंड सेम गोज़ फॉर यू रिवर्स में। ये एक तो चीज़ सीखनी पड़ती है। नंबर 2 इज़ दैट वो आपको भी एंड फॉर यू एज़ वेल एक स्टेप बैक लेके ये अंडरस्टैंड करना है कि आपको इसके लिए बस अच्छी चीज़ें नहीं चाहिए, राइट। लेकिन अगर आप पीछे बैक करके नोट करें वो जो बातें कह रही है कि यार अगर मुझे कोई भी इंसान हो, बड़ा हो छोटा हो, मेरी डिसरिस्पेक्ट करे, तो मेरा एक दिल से अंदर, आपका भी ऑब्वियसली हर बंदे का चाहता है कि आप अपने आप को डिफेंड करे। और काफ़ी टाइम पे हमारी सोसाइटी में ये चीज़ एक डिफरेंस ना जैसा ब्लर हो जाता है कि यार बच्चों को हम ऐसे सिखाते हैं कि बेटा कितना भी कोई भी बड़ा होना, बस जवाब नहीं देना वापस। तो फिर मसला क्या आता है, इसकी लगेगी नौकरी, या इसका होगा मियाँ, या इसका होगा कोई फैमिली में वो भी बड़ा होगा। बचपन से अगर आपने इसकी ट्रेनिंग दी हुई है कि बेटा बस कुछ बोलना नहीं, तो वो जम जाएगी। और आज लाइक आम तौर पे लड़कियां जम जाती हैं, कुछ कहती नहीं है, बस वो डिसरिस्पेक्ट लेती रहती हैं। और आप जो प्रोसेस में कह रही हैं ना, बिकॉज आप एक बहुत जनरल देख रही हैं कि यार कोई सोसाइटी में इसको कुछ डिसरिस्पेक्टफुल नहीं कहे, लेकिन जब इंटरेक्शन जब होती हैं तो ये टीनेजर का, नॉट जस्ट गर्ल्स बाय द वे, लड़कों का भी होता है कि वो एकदम से रिबेल करना शुरू हो जाते हैं। एक नेसेसरी प्रोसेस है। और इट्स अ वेरी टफ जॉब। लाइक पेरेंट होना इससे ज़्यादा कोई टफ जॉब नहीं है इस दुनिया में, बिकॉज यू सी योर किड गोइंग थ्रू दैट। आपको पता है कि आपके बच्चे इस चीज़ से गुजर सकते हैं, तो ज़रा सा डर लगता है। बट इसके बीच में एक बैलेंस ढूंढना है कि वो एक बहुत फेमस साइकोलॉजिस्ट फ्रॉइड नाम का, वो कहते थे कि अच्छी अम्मी एक बुरी अम्मी होती है। इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये है कि अगर आप अपनी बेटी को प्लेग्राउंड में गिरने, चोट लगने और ख़ुद ब खुद उठाने नहीं देंगे, तो आपके बाद ये अपने आप को कैसे उठाएंगे?
आप जो सीखी आप भी अपनी गलतियों से ही सीखी होंगी। मैं आप पे लिख के बता रहा हूँ बात, हम सब अपनी गलतियों से सीखते हैं, लेकिन वही पेरेंट हो के अपने बच्चे को गिरना, चोट देखना, ये आसान काम नहीं है बिल्कुल भी। तो इसमें आप दोनों को एक बैलेंस फाइंड करना पड़ेगा। बेस्ट थिंग फॉर एनी रिलेशनशिप इज़ कॉम्प्रोमाइज़। दो चीज़ होती हैं, एक अपने आप पे खुद अपना वो कहते हैं कि अपनी जो चीज़ नहीं करनी ना वो नहीं, उस पर अलाउ कभी नहीं करते। लेकिन कॉम्प्रोमाइज़ का मतलब ये होता है कि चलो आई थिंक आई कैन डू दिस, मैं इतना तो कर सकती हूँ, तो कॉमन ग्राउंड उसमें ढूंढें, कोई बीच का रास्ता। और बात जब भी गुस्से में हो रही हो, गुस्सा ना एक इमोशन नहीं होता। ये बहुत मिसकंसेप्शन है हमारी सोसाइटी में कि गुस्सा एक इमोशन है। गुस्सा इमोशन नहीं है। गुस्से के पीछे 3 चीज़ें होती हैं, या आप डिसअपॉइंटेड हो, या आप पे लगता है किसी ने आपके साथ कुछ आप पे हर्ट किया है, या आप पे लगता है कि आप पे किसी ने लाइक बिट्रे किया है आपको। गुस्से के पीछे ये सिर्फ 3 चीज़ें होती हैं। काशवीन, अच्छा अगर मैं आम तौर पे देखूं, जैसे ये जो प्रॉब्लम है, ये आम प्रॉब्लम है बिल्कुल, और ये हर फैमिली में होगी, हर फैमिली में होता है। अब देखो, एक सर्टेन टाइम तक तो माँ बाप को बच्चों को डिसिप्लिन करना ही पड़ता है, और ये वाली जंग तो चलती रहती है। अब जिस तरह अगर आज का बच्चा देखते हैं, शायद जब ये छोटी होगी और उससे पहले मैं छोटी होंगी, तो हम लोग आईपैड और वो वाली जंग नहीं थी अम्मा अब्बा से, हमारी दूसरी तरह की जंगें थी। ये नहीं करा या वो नहीं करा। तुम भी उस जब तुम छोटी होगी तब आईपैड और वो वाला इतना ज्यादा नहीं था कॉन्सेप्ट। टीवी बहुत अच्छा लगता था। टीवी बहुत अच्छा लगता टीवी बहुत अच्छा लगता था। बट वही बात है कि वही वाले फड्डे नहीं होते थे। यूजुअली इट वाज ऑलवेज के मिडिल ग्राउंड हमें नहीं मिल रहा होता था, क्योंकि या तो वो नहीं सुनने को तैयार होती थी या मैं सुनने को तैयार नहीं होती थी। बट मिडिल ग्राउंड एक ढूंढना बहुत ज़रूरी होता है, जिसमें मैं भी खुश हूँ और आप भी खुश हैं, और आपकी भी चीज़ हो रही है और मेरी भी चीज़ हो रही है। तो कोई ऐसा फील नहीं कर रहा है कि हम दोनों में से किसी एक की बात लेफ्ट आउट हो गई। यू नो व्हाट आई मीन? तो एक मतलब क्या है, 2 कुर्बानी माँ दे, 2 कुर्बानी बेटी दे। बिल्कुल। और एक और चीज़ ये भी है कि एज अ पेरेंट हमें ये भी रियलाइज़ करना चाहता है, ये होना चाहिए कि जो हमारे दिमाग के अंदर आवाज़ होती है ना, जो हम अपने आप को जैसे देखते हैं, हम अपने आप से जैसे बात करते हैं, हम अपने आप से प्यार से कैसे बात करते हैं, हम अपने आप से गुस्से में कैसे बात करते हैं, वो आवाज़ हर वक्त अम्मी अब्बू की होती है हमारे सर में। आपकी भी जब अपने आप को कभी शीशे में देख के अपने आप को कुछ कहती हैं कि मैं तो आज बहुत अच्छी लग रही हूँ, या मैंने कैसे काम नहीं किया, आपकी भी अम्मी या आपकी अब्बू की आवाज़ ही आपके दिमाग में आ रही होगी। सो एक और ये भी है कि ये बात समझ नहीं आई मुझे। मतलब हाँ। आप जब पैदा हुई थी आप तो ब्लैंक थी ना, तो आप जो बोल रही हैं, जो आपने जैसे लाइक योर स्टाइल ऑफ एवरीथिंग हम जो कुछ बोलते हैं, जो हम सोचते भी हैं, हाँ। वो हमारे मेजरली माँ बाप से हमारी आवाज़ें आती हैं। मतलब अगर मैं आज बोलूँ कि यार मैंने ऐसा क्यों एक्ट किया, या मेरे दिमाग में सोच क्यों आई, हाँ। वो मैं बचपन से तो नहीं थी, तो वो डाली किसने? हाँ। तो अम्मी अब्बू की आवाज़ ही होती है ना। तो दैट्स मेन रोल पेरेंट का ये भी है सोसाइटी के अंदर। बहुत जिद्दी हो, बहुत खूबसूरत हो, ये सब बहुत चीज़ें, स्मार्ट हो, बहुत डफर हो। बिल्कुल। पेरेंट्स अच्छी बातें। और कभी-कभी पेरेंट्स अभी तो नहीं, ऑब्वियसली नॉट इन टीनेज, बट जब बच्चे इतने होते हैं ना, तो कहते हैं कि बहुत बुरे बच्चे हो तुम, या तुम बहुत बुरी बच्ची हो। ये कहना नहीं चाहिए, बिकॉज ये बच्चे को कहता है कि मैं इंसान ही बुरा हूँ, तुम अच्छे बच्चे हो, और अच्छे बच्चे ऐसी चीज़ें नहीं करते, तो ये वापस नहीं करना। ये बहुत एक बड़ी डिस्टिंक्शन है कहने के लिए। अगर आप 3 साल के बच्चे कहते हो तुम तो हो ही बुरे, बहुत बदतमीज़ हो तुम, तो बड़ों के बदतमीज़ ही बन जाएगा, बिकॉज उसके आपने दिमाग में डाला कि आप तुम बदतमीज़ हो, तुम बदतमीज़ हो, तुम ये नहीं हो, तुम वो नहीं हो। तो एक और चीज़ है कि अगर आपको लाइक ऑब्वियसली लाइक वही वाली बात है, प्यार से अगर आप बात करेंगी तो आप इसकी दिमाग में भी प्यार की आवाज़ बन के आएंगी, और अगर आप गुस्से में होंगी तो फिर वो गुस्से से तो ऑब्वियसली रिटेलिएशन होगी और कभी बात बीच में नहीं बनेगी। बिल्कुल। और देखिए टाइम भी वाइस वर्सा भी, टाइम भी डिफरेंट है, यू नो लाइक रिक्वायरमेंट्स भी डिफरेंट हैं। तो एक और बात ये भी है कि ये अपने आप को उस वक्त तक ट्रस्ट नहीं करेगी जब तक आप उसको ट्रस्ट नहीं करेंगे। जी बिल्कुल। ये जब तक आप नहीं कहेंगे कि बेटा कि चलो इस बार तुम ट्राई कर लो, और अगर नहीं होता फिर मैं खड़ी हुई हूँ। पेरेंट का काम एक टाइम पे ये होता है कि यार तुम अगर गिर जाओ ना, मैं तुम्हें उठा के वापस खड़ा कर दूँगी, लेकिन जब मैं खड़ा कर दिया, चलना तुम्हें। फिर अगर चला भी हम रहे ना, तो एक टाइम पे जब हम लाइक टाइम पे होता है कि लाइक आफ्टर पेरेंट्स पास अवे, the children for some reason don't know what to do anymore, even though parents हर वक्त थे, लेकिन इतना लाड पालना से उसके साइड इफेक्ट्स भी होते हैं कभी। यही तो मयाना रवि है जो पेरेंट्स को सीखनी है कि कितना गुस्सा करना है, कितनी स्ट्रिक्टनेस, कितना डिसिप्लिन रखना है, और कितना उनके अंदर ट्रस्ट डेवलप करना है कि जाओ सिमरन जी लो अपनी ज़िंदगी, है ना। ये एक छोटे सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद एक और रिश्ता होगा। अब रिश्ते तो ऐसे बहुत सारे हैं और इसके ऊपर जितनी बात की जाए कम है, और बार बार भी बात की जाए तो कम है। छोटे से ब्रेक के बाद रहिए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान।
वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज अंजला और ताशफीन हमारे साथ हैं। दोनों का मिलाप कैसे हुआ, कैसे मिले, ये सब तो हम सुन चुके हैं, लेकिन बेसिकली आज ये दोनों अपनी बात करने नहीं बल्कि दूसरों को फ़ायदा पहुंचाने हमारे शो पे आ जाएं। ताशफीन क्योंकि काउंसलिंग करते हैं, रिलेशनशिप काउंसलर हैं, थेरेपिस्ट हैं, सो मैंने कहा कि भाई क्यों ना आज दामाद जी से फ़ायदा उठाया जाए। और अगर आप इनसे सेशंस लेना चाहते हैं और आपकी ज़िंदगी में कोई प्रॉब्लम है तो एक बैंड हमारे शो पे चल रहा है जो कि आप डायरेक्टली ताशफीन से अपनी पर्सनल चीज़ों के बारे में बात कर सकते हैं और थेरेपी सेशंस ले सकते हैं। उनकी क्या फ़ीस है ये आप उनसे ही पूछिएगा, ये मैं यहाँ नहीं बताऊँगी। इस वक्त मेरी दूसरी तरफ एक ऐसा रिलेशन है, एक यंग कपल है जहाँ हमेशा शादी होती है। तो कहते हैं ना, शादी को आपको 2 साल 5 साल 10 साल देने पड़ते हैं आपके अपने रिलेशनशिप को बेहतर बनाने के लिए, चाहे वो अरेंज मैरिज हो चाहे वो लव मैरिज हो। शुरू में किसी भी चीज़ में एडजस्ट होने में प्रॉब्लम पेश आती है, चाहे वो नौकरी हो, चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे वो नया घर हो, चाहे वो नया मोहल्ला हो, चाहे वो नया मुल्क हो। जहाँ भी आप नया जाते एडजस्ट होने में, इन केस नया जूता भी आप खरीदते हैं तो वो जब उसको पहनते हैं तो उसके कंफर्ट लेवल में वो भी काटता है। एग्जैक्टली। सो यहाँ मेरे पास एक कपल है, अदन एंड नाइलिश जी। इन दोनों को क्या प्रॉब्लम है ये हम ताशफीन सुन लेते हैं, फिर आप बताइएगा जी। कितना अरसा हुआ शादी को आपकी? 1.5 साल होने वाला। 1.5 साल जी। और क्या है आपको कुछ ऐसे सवाल जो ताशफीन से करने हैं जिसमें आपको गाइडेंस चाहिए कि वो गिरह ज़्यादा उलझते ना जाएं? मैं ये सवाल करूँगा कि जब हम लोग थोड़ा ज़ोर से बोलें, ये सब इतना घुट के सवाल क्यों कर रहे हैं? मैं ये सवाल करूँगा कि हम जब अपने माँ बाप की, अपने पेरेंट्स की बात नहीं मानते, उनके रूल्स फॉलो नहीं करते, उनके रूल्स को तोड़ते हैं, तो वो हमें थोड़ा सा परेशानी का सामना करना पड़ता है, जो कि मैं कर रहा हूँ अभी भी। तो मुझे ये लेडीज़ की, एक औरतों की, ख़वातीन की बेसिकली आदत होती है कि उनमें बचपना होता है, वो जितनी बड़ी भी हो जाए लेकिन उनमें बचपना नहीं जाता। तो मेरी वाइफ में भी यही बहुत बचपना होता है कि मैं जैसे कि जॉब पे होता हूँ तो मुझे फ़ोन आ जाता है डेली कि आज मेरी हिम्मत नहीं हो रही, आज मेरे यहाँ दर्द है, मेरा पेन किलर हो रहा है, बस आज मुझे कुछ ये ला दे, बाहर से ऑर्डर कर दे, मेरे खाना बनाने की हिम्मत नहीं हो रही। अच्छा, अब मैं एक तो स्ट्रेस लेता हूँ सारे दिन का, काम करता हूँ, उसके बाद आके फिर मैं बोलता हूँ यार ये क्या हो गया मेरे साथ, मतलब अभी भी मैं यही करूँ। फिर जब घर आता हूँ तो मुझे मेरी चीज़ें प्रॉपर्ली मिलती ही नहीं, घर बिखरा पड़ा है, कुछ चीज़ें मेरी ऐसी होती हैं जो मुझे कि परफेक्ट चाहिए कि हाँ ये मुझे चाहिए, तो वो नहीं होती। फिर उसके बाद ये है कि अगर मेरा लेट जॉब से ऑफ हो तो मैं आता हूँ तो देखता हूँ तो हमारी बेगम साहिबा तो सो रही हैं, तो हम फिर उठाते हैं, तो फिर 2-3 घंटे के जागने के बाद, मेरी ख्वारी करने के बाद फिर उठती हैं, बोलती हैं यार अभी सोने दो ना 1 और घंटा। फिर मैं उठ के देखती हूँ क्या करना है। तो ये चीज़ मैं कहता हूँ बेसिकली मेरी मॉम नहीं है, तो मेरे पापा कहते थे, लव मैरिज हुई है मेरी, तो मेरे पापा कहते थे बेटा शादी के बाद जो हुआ ना, मुझे नहीं तुम बोलना कि हमारा इसमें कोई हाथ है। तो बेसिकली ये मुझे 2-4 परेशानियाँ, वैसे तो ज़िंदगी चल रही है क्योंकि फिर चलाना पड़ती है, आपको निभाना पड़ती है। वो शादी में आए, एक रिश्ते में बंधे हैं दोनों साथ, तो स्नैक्स कभी खाने तो कभी कुछ खाने। अभी चुप बैठेंगे कैमरे के आगे, अभी बोलेंगे ना, इनकी भी तो बारी आएगी। हाँ, स्नैक्स से तो मैं इतना परेशान हूँ, इतना जिसकी कोई हद नहीं। हर 1 घंटे बाद यार कहाँ जा रहे हैं, मतलब कि आप कुछ खाना खा लो, आप कोई फ्रूट्स खा लो, आप हेल्दी चीज़ें खाओ जो आपकी बॉडी को लगे। ये तो वो चीज़ें जो आपको वेस्ट कर रही हैं, तो ये तो बच्चों के लिए होती है ना। यहाँ तो मेरे घर कोई गेस्ट आता है या मेरा आप कोई इनके दोस्त मियाँ हैं, अब्बू हैं? बेटा टॉफी च्युइंगम नहीं खाना, चिप्स नहीं खाना। मैं वो देख रही होती देर से ये कि ये मियाँ हैं अब्बू हैं। नहीं, मेरे अगर गेस्ट आते हैं, मेरे कोई फ्रेंड्स वगैरह आते हैं, तो उनके बेबीज़ हो गए, बच्चे हो गए, तो उनके बच्चों के साथ भी एक बचपना अलग सा हो जाता है कि चलो मैं उनको तैयार कर दूँ, मैं उनके साथ खेल लूँ, गोद में उठा के इधर से उधर। मैं कहता हूँ टाइम स्पेंड करो, कोई गेस्ट आया हुआ है, बोलती है नहीं। अच्छा। बाकी सामने बैठी हुई पूछे, ये बोलती है मुझे टाइम चाहिए। मैं कहता हूँ टाइम कितना चाहिए। मैं अपने घर में सबसे छोटी थी और इतनी जल्दी शादी हो गई। अच्छा, लड़कों को कितना शौक होता है, छोटी सी उम्र की लड़की भी हो, अम्मी भी रिश्ता ढूंढने जाती हैं, सबसे छोटी वाली को भी पसंद करती हैं, और उसके बाद
मतलब आपको 18-19 साल की जो है लड़की में और 32 साल की लड़की में जो फ़र्क होगा ना मैच्योरिटी में, तो अच्छा तुम बोलो। मैं कोशिश करती हूँ कि करूँ सब फॉर्मेलिटीज़ पूरी, बट थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन हो नहीं पाता। इंशाल्लाह 5-6 साल बाद हो जाएगा। टाइम लगेगा। तो मैं आपसे सवाल पूछ रहा था। जी आप डन और बोलना है कुछ आप? मैं अपने घर में लेट उठती थी, अब सुबह उठना पड़ता है, कभी उठती हूँ कभी नहीं उठ पाती। कोई काम की फॉर्मेलिटीज़ नहीं थी, कोई टेंशन नहीं थी, अपनी मूड पे उठती थी, अपने मूड से काम करती थी, मम्मा ही करती थी सब। प्यार क्यों हुआ? मैं अपने फ्रेंड के साथ गया था एक शादी में, तो मुझे 2-3 चीज़ें ऐसे मैंने इनकी फॉलो करी तो मुझे बड़ी पसंद आई। एक तो अट्रैक्टिव थी मेरे लिए, और किसी के लिए हो ना हो, तो फिर मैंने सोचा कि अब बात बढ़ानी चाहिए, तो मैंने फिर प्रपोज़ किया देन। और जिस दिन मैंने प्रपोज़ किया उसी दिन मैंने बोला मुझे निकाह करना है। उसी दिन मैंने अपने बाबा को बताया, मैंने अपनी फैमिली को बताया, और नेक्स्ट वीक हम रिश्ता लेके पहुंच गए। तो इतना जल्दी शादी अट्रैक्टिवनेस की वजह से की ना, तो अट्रैक्टिवनेस की वाइफ, देखो वही वाली बात है, जिस ये हम कभी ना टाइम कपल ये भूल जाते हैं, जिस रीज़न से आपने अपने सिग्निफिकेंट अदर अपनी मियाँ बीवी से शादी की है, वही रीज़न इनफ होना चाहिए आपके। इनफ होना चाहिए। बाद में ये रीज़न आना कि घर साफ नहीं होता, ये नहीं होता, वो नहीं होता। बाद में सब कहते हैं गलती हो गई। हाँ, गलती इंसान से होती है, गलती हो गई। हाँ, लेकिन थिंग इज कि आपका रोल एंड सेम विद आपका इज कि आप एक दूसरे के पार्टनर, अब एक दूसरे यू हैव टू मेक ईच अदर कंफर्टेबल। मेन गोल पार्टनर का ये है कि पार्टनर है ना, मियाँ बीवी तो हम कहते हैं, लेकिन असली में कंपेनियन पार्टनर, ये एक सोसाइटली भी शादी लाइक इसलिए भी बनी है कि एक इस इकोनॉमी के अंदर एक टीम होनी चाहिए लाजमी। तो इसका मतलब यस, कॉम्प्रोमाइज़ वही वाली बात है कि हाँ, यू वुड लाइक इट इफ़ शी, अगर ये सुबह जल्दी उठ जाए और मे बी इधर सा घर साफ कर ले, उसमें हाथ दे दे, लेकिन पसंद उसकी वजह नहीं आई थी आपको, पसंद तो खूबसूरती की वजह से आई थी। चलो भाई अब देखो, बैठ मेरे पास, तुझे देखता रहूं। सो अगर वही वाली बात है, बट एंड सेम गोज फॉर यू, आप क्यों पसंद आए थे? आपने क्यों पसंद किया था इन्हें? मतलब लड़के फजूल टाइम पास ये सब करते हैं। इन्होंने मुझे सबसे पहले ये कहा था कि मैं अपनी फैमिली को लाना चाहता हूँ और मैं आपसे निकाह करना चाहूँगा। तो सिर्फ इसलिए पसंद आया? नहीं, मतलब तुमने शादी के लिए प्रपोज कर दिया? और आदतें बहुत अच्छी थी। क्या आदतें अच्छी थी? ख्याल रखता था तो बहुत ज़्यादा। जो आपने पकड़ा है ना कि इसके मसले भी वही वाले ना कि स्नैक्स बहुत खाती है, ये बहुत खाती है। हाँ, देखो, एंड हियर्स द थिंग, यू थिंक दैट बिकॉज आपको ये लगता है कि ये बच्चों के साथ फिर बचपना भी हो जाता है, ये एक बहुत वो अच्छी बात भी है आपकी रिलेशनशिप के लिए, जो आप पे लग रहा है आपकी रिलेशन ख़त्म करने वाली बात है, मैं आपको बिल्कुल उल्टा बताने वाला हूँ। ये आपको फिक्स करने वाली है। रिलेशनशिप्स का एक ये बड़ा ये भी एक रोल होता है कि एक इस एंड से आए, एक इस एंड से आए, और आप लोग बीच में मिलो, ग्रोथ इधर होती है। आप बहुत लॉजिकल इंसान हो, आप कंप्यूटर हो, सही है, और ये दिल है। मतलब अगर आप लोग का इंशाल्लाह अगर बच्चा होगा, आप में वो कैपेबिलिटी में भी नहीं हो कि आप बच्चे को बच्चे की तरह बात करो, उसका बच्चे की तरह ध्यान दो, वो एक औरत का काम आता है। दैट नर्चरिंग यानी आपके कहने का मकसद है एक दिल है और एक दिमाग है। बिल्कुल, और वो एक आपको स्ट्रॉन्ग, और दिल और दिमाग में झगड़ा हर वक्त होगा, बिकॉज दिमाग कहेगा लॉजिक और दिल कहेगा इमोशन, सही है। लेकिन आपको इसलिए सिर्फ पसंद नहीं आई, मैं आप बता रहा हूँ, बात की खूबसूरत थी, आपको इसलिए ये पसंद आई बिकॉज फॉर द फर्स्ट टाइम आपकी ज़िंदगी में किसी ने आपको इमोशन फील करवाना शुरू किया। और आपको इसलिए ये पसंद आया बिकॉज फॉर द फर्स्ट टाइम किसी ने आपको ज़िंदगी में ऑर्डर और लाइक एक सारा लाइक चीज़ प्रैक्टिकल सिस्टम बना के दिया है। यानी कि ऑपोजिट्स अट्रैक्ट। बिल्कुल। तो जो चीज़ इनमें नहीं है वो हमेशा ऐसा होता है कि जो चीज़ आप में खुद नहीं होती आप दूसरे में देखकर अट्रैक्ट होते हो, और जो चीज़ उनमें नहीं होती वो दूसरे को लेकिन शादी में ये भूल जाते हैं ना बात, वो अच्छी नहीं ये देखें, वही ग्रोथ जो साइकोलॉजिकल है ना, दिमाग की ग्रोथ आसान प्रोसेस नहीं है। अभी आप पे जिम जाना है, मसल बॉडी बनाने, सही है, वो कोई आसान काम नहीं, उसमें भी दर्द होगा। तो अगर दिमाग को भी जैसा ग्रो करना है ना, वो एक आसान प्रोसेस नहीं है। और मियाँ बीवी के झगड़े एक बहुत नॉर्मल बात है। दैट झगड़ा अगर आप देखें, झगड़ा हो रहा है, लेकिन अगर आप पीछे जाके साल की थ्रू पर्सपेक्टिव देखेंगे ना, वो झगड़ों की कलेक्शन आपको ग्रोथ करती है। अच्छा कपल क्या करेगा, उस झगड़ों को उससे सीखेगा और उससे ऑफेंसिव नहीं लेगा। मतलब ये वो आपकी बेइज्जती नहीं करे ना, वो आपकी बेइज्जती कर रहे हैं।
वो बस आपको बता रहे कि यार इस एरिया में तुम भी ग्रो कर सकती हो और तुम इस एरिया में ग्रो कर सकते हो। सो द बेस्ट थिंग टू डू हेयर इज़ कि आप ज़रा से सीखें, आप ज़रा सा एक टाइम काम पे नहीं जाओ, एक दिन आप भी इनके साथ लेट उठो सो के, और एक दिन आप जल्दी उठ जाओ, मे बी रिवर्स करो एंड टॉक। ये चीज़ें आप दोनों को बेनिफिट मिलेंगी। हो अगर आपके पास बिल्कुल आप जैसा कोई मिल जाता जो बिल्कुल लॉजिक कर रहा होता, तो आप कहते हैं यार ये तो रिलेशनशिप में प्यार ही नहीं है, ये तो इसमें मजा ही नहीं है। बिल्कुल। और सेम कहती हूँ, अगर आपको ऐसे कोई मिल जाए कि कोई काम नहीं करे तो घर कैसे चलेगा, और काम कौन करेगा? जैसे आप देर से सो के उठ रही हो, वो भी देर से सो के उठ रहा है। ये एक अभी मुझे लाइक आई कैन फील कि ज़रा सा वो हो रहा है कि यार पता नहीं क्या हो रहा है, लेकिन वही वाली बात है, एक वो आप ये लोगों को ना एक दिन बैठे साथ में, एक पेपर और पेंसिल लें और अपने ना ज़िंदगी के गोल्स लिखें। यार मुझे ना ज़िंदगी से ये चीज़ें चाहिए, और फिर एक शेयर करें एक दूसरे से। वो पेपर बताएगा नहीं, पहले शेयर कर देगा, और फिर ये बात करें कि अच्छा मैं तुम्हारे साथ ये करना चाहता हूँ एंड आई वुड वांट यू टू गेट दिस इन लाइफ एंड आई वुड वांट टू डू दिस फॉर यू इन लाइफ। सही है। और वो फिर बात करना शुरू करें, कंस्ट्रक्टिव बातें, इंस्टेड ऑफ वही वाली बात जो पहले मैंने कहा था, ये नहीं करती, वो नहीं करती, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। नहीं, मुझे अच्छा लगता है जब तुम ये करती हो, या मैं खुश होता हूँ, या मुझे दुख होता है जब ये वाली बातें करेंगे ना, अगर आप एक दूसरे से बोलो क्या मुझे दुख होता है तुम कर दो, तो इंसान क्यों करेगा आपके साथ वो। लेकिन अगर आप उसके साथ बोले मुझे बहुत अच्छी नहीं लगती ये बात जो तुम करती हो, तो वो बंदा कहेगा या मुझे अच्छा नहीं कह रहा है, तो फिर डिफेंसिव हो जाएगा। बस ये 2-3 चीज़ें आप दिमाग पे। ऐसा नहीं है, मैं अगर हम दोनों की लड़ाई होती हुई तो 110% मैं ही इनको मनाता हूँ। बिल्कुल लॉजिकल आप हो ना, लॉजिक तो आप दो आंसू निकाल के साइड में बैठ जाती हैं, अब फिर मैं बोलता हूँ यार कि ये क्या करूँ मैं, मतलब दिमाग आप यहाँ पे भी यही है, मैं बाहर से जाके यहाँ पे कोई डिफरेंस नहीं है। मैं तो फिर बाहर से जाके फ्लावर्स लाना, मैं स्नैक्स लाना, चॉकलेट लाना, चलो यार। लेकिन आप भी कौन कर रहे हैं? मैं आपसे भी पूछूं, हर इंसान के अंदर एक बच्चा है और वो बच्चा हर वक्त जिंदा रहता है, और मसला ये होता है कि हम वही जो मैंने पहले बात की थी, आप अपने आप को कैसे ट्रीट करते हो, आप अपने आप को कितनी बार स्नैक्स दिलाते हो? तो उनको तो लगता है तो बचपना है। बिल्कुल बचपना। देखें, एक बहुत फेमस कहावत है कि इंसान पूरा अपना बचपना बड़े होने में लगा देता है और फिर पूरा अपना जो बुढ़ापा है बच्चे वापस ज़िंदगी बिताने में लगाता है, बिकॉज दैट इज़ द एंड गोल। पूरी ज़िंदगी का मकसद ये है आप जितना बच्चे की तरह रह सकते हो ना, रहो। मतलब ज़िंदगी आपकी यू इंजॉय करने के लिए आप काम क्यों कर रहे हो? आपका ज़िंदगी का मकसद काम करना है, या काम का मकसद ये कि इससे पैसे कमाऊंगा तो मैं ज़िंदगी जीऊँगा? आप ज़िंदगी जी नहीं रहे हो, आप तो काम में लगे हुए हो। ज़िंदगी तो वो जी रही है लेकिन वो आप काम नहीं कर रही हो, तो मतलब वो बैलेंस हुआ है ना थोड़ा सा, लेकिन उसमें आप दोनों को गिव एंड टेक जैसा करना पड़ेगा। ये डोंट फॉरगेट किया है, यू डोंट लिव टू वर्क, यू वर्क टू लिव। ये बहुत और जैसे इन्होंने ये कहा ना कि मियाँ बीवी एक टीम होते हैं, सो अगर हस्बैंड वर्किंग है तो जाहिर है जो टीम का दूसरा पार्टनर है, अगर वो बिल्कुल वर्किंग नहीं होगा तो सारा बर्डन एक शख्स पे आ जाएगा, तो वो टीम नहीं होगी। और आजकल की लाइक जिससे हमारी इकोनॉमी चल रही है, और नॉट जस्ट इन पाकिस्तान, पूरी दुनिया में आप देख लो, ऐसा नहीं हो सकता कि एक ही बंदा सिर्फ काम कर रहा हो। लाइक एवरीबडी हैज़ टू, दोनों को शेयर करना पड़ेगा, सब अपने कामों में लगे। बिल्कुल। और मतलब लाइक आपको भी काम करना पड़ेगा आपको, लेकिन आपका काम ये भी आपको रिलैक्स करना सिखाएं। आप जैसे रिलैक्स, बिकॉज आप कब तक काम करोगे, आप भी थक जाओगे ना। तो ये एक वही वाली बात है, इट्स मेंट टू बी। और बेसिकली शादी सुकून के लिए होती है। मैं बार बार ये कहती हूँ कि शादी सिर्फ इसलिए नहीं होती कि फॉर द सेक, क्योंकि शादी करनी है, रिश्ता हो जाए, एक सर्टेन उम्र है, निकल जाएगी। शादी की डेफिनेशन यही है कि एक दूसरे को सुकून, जब एक दूसरे को रिलेशनशिप में सुकून नहीं मिल रहा, फिर ऐसे रिश्ते का फायदा नहीं होता। बिल्कुल, दोनों को सुकून मिलना चाहिए। कोई नहीं चाहेगा एक दूसरे के लिए कुछ भी करने के लिए। अगर आपको अपनी, फॉर एग्जांपल, अगर उनकी आदत है बचपन से ऐसे करने की, अगर उनको वो एनवायरनमेंट नहीं मिलेगी तो वो कंफर्टेबल फील नहीं करेंगी। सेम विद यू, आप दोनों का काम है एक दूसरे को वो एनवायरनमेंट क्रिएट करके दो, और फिर आप देखो खुद ब खुद जो आपके वो है ना कि ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, वो खुद ब खुद होना शुरू हो जाएगा। जैसे इन्होंने कितनी प्यारी बात की थी अभी पिछले उसमें कि दोनों को ना कोई बीच का रास्ता ढूंढना, थोड़ा सा आप आए, थोड़ा सा वो आए, और इसी तरह गाड़ी चल सकती है। क्योंकि मैं समझ सकती हूँ कि लाइक एक नए घर में आके एडजस्ट करना एज अ वुमन बहुत मुश्किल बात है। मुझे अभी भी टाइम लगता है, कभी कभी मैं भूल जाती हूँ कि मैं किसी और के घर में हूँ। मैं इनको याद कराता हूँ कि तुम, ये मुझे बोलता है कि तुम किसी और के घर में नहीं हो, तुम अपने घर में हो। तो फिर मैं सोचती हूँ कि अच्छा यार चलो, अगर ये मेरा ही घर है तो कोई बात नहीं, साफ कर लेते हैं। मैं बोर हो रही हूँ, कुछ लगा दिया यूट्यूब पे, मैं करते करते वो साफ कर रही हूँ। मैं स्नैक्स खाते हुए ही कुछ रैंडम चीज़ें कर रही हूँ जो मेरे लिए भी कंस्ट्रक्टिव हो, और मुझे पता है कि अच्छा ये घर वापस आएगा
तो सब सेट होगा और फिर मुझे टेंशन नहीं होगी कि अच्छा यार बाद में मुझे सुनाएगा, यू नो व्हाट आई मीन। मैं तो उसको ये कहता तुमने घर क्यों साफ किया, मैं करके ना था आगे, तो मैं तो अम्मा उल्टे सिस्टम एंड आई एम लाइक नहीं, बिकॉज़ मुझे पता है इनको मुझे रिलैक्स करना लाजमी, तो मैं कहता तुम क्यों उठी पे, मैं कर लेता, बिकॉज़ मेरी बचपन से भी एक आदत थी एंड आई नो, एंड आपकी भी आदत होगी बचपन से, आप खुद अपना घर साफ करते होगे, खुद अपना कमरा साफ रखते होगे, बट आप काम कर रहे हो तो भी टाइम नहीं है। बचपन में मैंने किया, तो वही वाली बात है, सो रही होती थी तो मैं किचन पूरा साफ करता था। फितरत भी होती है ना, देखें कुछ लोगों की होती है कि वो गंदगी में उनको सुकून मिलता है और कुछ लोगों की फितरत होती है, उनको ओसीडी होता है, बनी हुई है। फॉर एग्जांपल लाइक शी इज यूज्ड टू इट, राइट, तो फिर उसको उसके पेस पे फिर करवाएं कि अच्छा तुम चलो एक चीज़ साफ़ कर लो आज, ठीक है, तो ये बैठ जाएगी यूट्यूब पे कुछ लगा लेगी अपना और फिर ये बस बैठे बैठे साफ़ कर लेगी। मैं तो एटलीस्ट ऐसे ही करती हूँ, मेरे लिए इस तरह ईजी होता है। तो यू नो कोई इसकी कंफर्टेबिलिटी के हिसाब से ही इसको काम दो कि लाइक अच्छा यार तुम्हें नहीं करना कुछ भी, तुम्हें सोना है पूरा दिन, चलो तुम आज सो जाओ, कल मैं हम दोनों साथ मिलकर साफ। अंजला लेकिन फितरतन ना लोग सुस्त हैं, अगर तो वो सुस्ती होंगे, आप उनको चाहे कितना भी बोल लो, वो फितरत बदल नहीं सकती, इंसान के अंदर ही होती है। तो अगर वो अपनी कंफर्टेबिलिटी में वो चीज़ करना चाहती है उसके लिए तो वो कर लेगी। बिल्कुल, आई फील लाइक शी इज द टाइप ऑफ पर्सन जो करने को तैयार होगी। और वही वाली बात है, आप कह रहे हो बचपना है, मैच्योरिटी है, जो थोड़ी सी यंग बच्चियां होती हैं वो जल्दी सांचे में डाल जाती हैं। हाँ, उसको एज अ प्लस लें, जल्दी सीख जाओ। आप लोग की उम्र क्या क्या है? हाउ ओल्ड यू गाइस? कितने साल की हो आप? 19 इयर्स में लगी हूँ। 19 अभी रिसेंटली तकरीबन कितने महीने हो गए तुम अभी लगी हो? अभी ब्रेक पे जाना है मुझे। में लगी। हाँ 90। मैं 27 का हूँ और ये 19। दिमाग 25 साल की उम्र में फुली फॉर्म होता है, इसका दिमाग अभी फुली फॉर्म हुआ भी नहीं है, वो जब 25 की होगी तब फुली फॉर्म होगा। तो एक और बात ये भी है, 6 साल वेट करना पड़ेगा आपको थोड़ा। छोटे सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। हर सेगमेंट में एक रिलेशनशिप के ऊपर बात हो रही है और यहाँ बैठे हुए खाली जो दो लोग हैं ये उनके बारे में बात नहीं है, बेसिकली जनरली शायद हमारी इन बातों से बहुत सारे ऐसे लोग जो इस रिलेशनशिप में हैं वो समझ सकें, कुछ कोई ना कोई पॉइंटर्स आपके ऐसे हों ताशरीन के उनके दिमाग में आ सकें। अब यहाँ जो एक रिश्ता हम डिस्कस करने वाले हैं, ये एक बहुत कहते हैं टेक्निकल रिश्ता है और माँ और बेटे का रिश्ता ऐसा होता है कि वो एक इमोशनल रिश्ता होता है। हर बेटा जो है माँ को पटा लेता है, कुछ भी अब्बा से कहना होता है माँ के थ्रू जाता है। लेकिन जो बेटे और बाप का रिश्ता होता है ना, ये मुझे समझ नहीं आती कैसा रिश्ता होता है। या तो बहुत सॉलिड होता है या बड़ा रिफ्ट एक दोनों के बीच में होती है। अगर आप अलग अलग, आप जाहिर है बहुत सारे लोगों से मिलते होंगे और बहुत सारे लोगों को काउंसिल भी करते होंगे, तो उससे आपको अंदाज़ा होता होगा। सो इस वक्त मेरे सामने जो बैठा है एक रिश्ता, वो है बाप और बेटे का रिश्ता। जमशेद साहब और सुहेल यहाँ हैं और मैं इनसे पूछना चाहूँगी कि क्या है इनमें और आप में कुछ कॉमन फैक्टर जो आप देख सकें। जी मैं पेशे के एतबार से एक वकील हूँ। अच्छा। और मुझे अपने बेटे से चंद एक गिले शिकवे हैं। ये मुझे और मेरी मिसेस को प्रॉपर टाइम नहीं देते और अगर हम यकीनन माँ बाप अपनी औलाद का बेहतर सोचते हैं कि उन्होंने उनका प्रोफेशनल्स क्या होने चाहिए, वो बेहतर अंदाज़े लगा सकते हैं कि उनकी औलाद में स्किल्स क्या हैं। तो मेरी ख्वाहिश है कि ये डॉक्टर बने, लेकिन ये किसी और सेक्टर पे काम करना चाहते हैं। तो जैसे अभी कुछ देर पहले आपने कहा कि एक हर इंसान के अंदर एक बचपना छुपा हुआ होता है। अब मैं उम्र के जिस हिस्से में हूँ तो यकीन कहीं मेरे अंदर भी एक बचपना छुपा हुआ होता है। बाप अपनी औलाद को उंगली पकड़ के चलना सिखाता है, मैंने इनको सिखाया। आज अगर मेरी इस ख्वाहिश को या मेरे इस बचपने को अगर मैं इनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप MBBS करो, तो मैं नहीं समझता कि इसमें कोई बुराई है। उसको ये बहुत ज़्यादा नेगेटिव ले लेते कि आप मुझे नाजायज़ फोर्स करते हैं। तो आप बहरहाल बेहतर फैसला कीजिएगा। आप भी बोलें कुछ जो ताशरीन को कहना चाहते। मैं ये डिफ़ाइन करना चाहूँगा कि ठीक है इन्होंने जो अपने इश्यूज़ बताए, लेकिन अपने बेटे से भी पूछना चाहिए कि आपको किस चीज़ में या किस फील्ड में इंटरेस्ट है। ठीक है, अगर ज़बरदस्ती उसे फोर्स करके या उसे टॉर्चर करके आप एक फील्ड में उसे
लेकर जा रहे हो कि आप MBBS करो या आप डॉक्टर बनो, जबकि मेरा इंटरेस्ट जो है वो मास कम्युनिकेशन की तरफ है, क्योंकि जो मेरे फ्रेंड सर्कल्स हैं वो मीडिया फील्ड से रिलेटेड हैं और मैं देखता हूँ कि उनकी बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं और वो उससे अर्न भी करते हैं और मेरा इंटरेस्ट भी वहाँ ज़्यादा है। तो मैं ये समझता हूँ कि जो फादर होते हैं उन्हें पहले अपने बेटों से या बेटियों से पूछना चाहिए कि आपको कहाँ इंटरेस्ट है, कहाँ नहीं है। सेकेंडली ये कि इन्होंने कहा कि मैं घर पे टाइम कम देता हूँ, तो मैं ये समझता हूँ कि मैं अगर अपने फ्रेंड्स के साथ होता हूँ तो वहाँ मैं अपना स्ट्रेस रिलीज़ कर रहा होता हूँ, क्योंकि घर पे रहने पर ये मुझे फोर्स कर रहे होते हैं, ये मुझे टॉर्चर कर रहे होते हैं एक तरह से कि आपने ये करना है, वो करना है और आपने जो है अपना करियर ग्रोथ करना है, आपने जो है स्टडी यहाँ इस सेगमेंट में करनी है या इस प्रोफेशनल में करनी है। तो वो सब इन फ्यूचर मैंने करना है, मैं जानता हूँ वो सब चीज़ें मैंने इन फ्यूचर करनी है, लेकिन अभी मैंने इस बारे में इतना नहीं सोचना। मैंने पहले अपनी स्टडी कंप्लीट करनी है, देन मैंने अपने करियर के बारे में सोचना है। अभी आप पढ़ रहे हो? जी, मैं स्टडी कर रहा हूँ। किस ईयर में अभी? अभी मैं कॉलेज में हूँ, मैं सेकेंड ईयर में कॉलेज में हूँ। तो मैं ये चाहता हूँ कि पहले अपनी स्टडी कंप्लीट करूँ और फ्रेंड्स से फिर जो भी मेरी स्ट्रेस होते हैं, डिप्रेशन लाइक होता है, तो वो मैं अपने फ्रेंड सर्कल में डिस्कस करता हूँ और मतलब कि इनको रिलीफ मिलता है। तो दोस्तों में जाते हैं तो रिलीफ मिलता है, घर में आते हैं तो फिर वही नसीहतें और फिर उससे शायद वो घर में जाता है, टाइम नहीं जान के रहते हैं बाहर। सो जी ताशफीन, आपने कहा कि आप लॉयर हैं, आप डॉक्टर क्यों नहीं बने? सर आप डॉक्टर क्यों नहीं बने? कह रहे हैं वो डॉक्टर क्यों नहीं बने, आप लॉयर क्यों हैं? मेरी अपनी हाँ, हमें ज़ाहिर है अगर हम पीछे 25 साल 30 साल पीछे जाएं तो यकीनन पेरेंट्स का एक रोल अपने बच्चों पे हमेशा से रहा है कि आपने क्या करना है। तो मेरे ऊपर भी एक प्रेशर रहा, मेरे फादर भी एडवोकेट थे, तो हमारी पूरी फैमिली में डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, वकील ही ज़्यादातर आपको मिलेंगे। तो इस वजह से मैं चाहता हूँ कि और ये सब अगर हम इसको देखें तो ये बहुत बाइज़्ज़त प्रेस्टिजियस प्रोफेशनल्स हैं। तो डॉक्टर्स का शुमार दुनिया के जो टॉप 5 रिस्पेक्टेबल प्रोफेशनल्स हैं उनमें होता है। तो मेरी ख्वाहिश थी मैं डॉक्टर बनता, ठीक है मैं डॉक्टर नहीं बन सका, लेकिन मेरा वो सपना, मेरा वो ख्वाब हम जैसे लोग यकीनन अपनी औलाद में देखते हैं और इनकी मेरे ख्याल में किसी हद तक फिर जिम्मेदारी है कि हमारा वो ख्वाब पूरा करें। उनकी ज़िंदगी का क्या अगर वो बाप की और माँ बाप के ख्वाब पूरे करें तो? आपने तो आपके आई एम गेसिंग इस लॉजिक से आपके अब्बू को वकील बनना था, इसलिए आप वकील बन गए उनके ख्वाब पूरे करने के लिए, और आपको बस अब ये है कि ये आपका बेटा। आपको कैसा लगा था जो आप वकील बनना पड़ा, आप डॉक्टर नहीं बन पाए? अच्छा लगा मुझे, कोई इतनी ज़्यादा मैंने फोर्स नहीं किया था, जो मेरे फादर चाहते थे मैं बन गया। और शायद उसी बात को ज़हन में रखते हुए कि मैंने अपने फादर के सामने कभी इतनी नहीं बताया कि मैं क्या बनना चाहता हूँ, मैं ज़िंदगी में क्या करना चाहता हूँ। तो मेरे जहन में भी यही है कि मेरा बेटा शायद सरेंडर कर दे कि मेरा बाप का मुझसे क्या चाहता है। तो लेकिन ये बाजिद हैं, तो और अपने दोस्तों से बहुत सारी ये चीज़ें कंसिडर करते हैं, लेकिन माँ बाप बेहतरीन दोस्त होते हैं अपनी औलाद के। तो जाहिर है हम इनका गलत तो नहीं चाहेंगे, ना इनका बुरा चाहेंगे। बिल्कुल नहीं, वो बात तो बिल्कुल सही है, लेकिन मसला आई थिंक हो क्या रहा है यहाँ पे कि आपको एट द एंड ऑफ द डे वही जो हमने पहले बात की थी, देखें माँ और बेटी का जो रिश्ता है ना वो दिल और दिल का रिश्ता है, बाप और बेटे का जो रिश्ता है ना वो दिमाग और दिमाग का रिश्ता है। मसला यहाँ पे ये गेवी ब्रिज आता है। एट द एंड ऑफ द डे आप भी इनके लिए बेहतरी चाहते हैं। लाइक अगर फॉर एग्जांपल मैं आप पे बोलूँ कि आज से 30 साल बाद ये डॉक्टर हैं, लेकिन अपनी ज़िंदगी से बिल्कुल खुश नहीं है, इनके कोई दोस्त नहीं है, बस पैसे आ रहे हैं और बस घर में बैठे हुए हैं और बस काम घर, बीवी से बात नहीं हो रही, बच्चे से बात नहीं कर रहे, और आपके लिए डॉक्टर बन गए, आपको कैसा फील होगा? अगर मेरे डॉक्टर बनेंगे तो मैं यकीन फ़ख्र महसूस करूँगा इस बात पे कि मेरे बेटे ने मेरा सपना पूरा किया। लेकिन आप ये कह रहे हैं कि वो खुश नहीं हो, बीवी से बात नहीं कर रहा, बच्चे इसको मुँह नहीं लगाए वो, लेकिन आप खुश होंगे कि हाँ मेरा बेटा बस डॉक्टर? नहीं, ऐसा नहीं है। यकीनन इनकी जो मिसेज होंगी उनको टाइम देना, उनके साथ अपना वक्त स्पेंड करना वो बेहतर लगता है। जहाँ तक दोस्तों की बात है तो हमारा माशरा वक्त के साथ साथ थोड़ा सा तब्दील होता चला गया, तो बाप की ये जिम्मेदारी भी होती कि कहीं उसका बेटा गलत दोस्तों में, गलत गैदरिंग में तो इन्वॉल्व नहीं है, और दोस्त होने चाहिए। शायद कोई भी इंसान जो बात अपने
शायद फादर से नहीं कर सकता, वो अपने दोस्तों से खुल के उसका इजहार कर सकता है। तो इनके दोस्त होने पे मुझे एतराज़ नहीं है, लेकिन नज़र रखना कि क्या अच्छी रेपुटेशन वालों के साथ दोस्ती है, तो मेरे ख्याल में कोई भी फादर जो है उसको बुरा नहीं लगेगा। लेकिन थोड़ा सा यहाँ रेपुटेशन के इश्यूज भी आ जाते हैं कि अच्छी रेपुटेशन वाले लोग हों, पढ़े लिखे दोस्तों के साथ दोस्ती रखे, मोमेंट हो, वक्त उनके साथ स्पेंड करें, फिर कोई इशू नहीं है। देखिए आई थिंक, सॉरी टू कट यू ऑफ, लेकिन वो बात ये बस असल में आई फील लाइक जो हो रहा है ना यहाँ पे वो ये है कि आप चाह वो अच्छा रहे, लेकिन आपके अंदर से एक वो भी है कि वो जो मैंने बिल्कुल स्टार्ट में बात की थी ना, आप अपने आप को कैसे ट्रीट करते हो। मतलब आपको डॉक्टर बनना था, आप डॉक्टर नहीं बन पाए, तो आपने अपने आप को डॉक्टर नहीं बन पाया, तो आप फिर अपने दूसरे फिर वही डाल देते हो कि यार तुम डॉक्टर बनो, अब क्योंकि मैं डॉक्टर नहीं बन पाया। बिल्कुल। एंड इट्स इसमें टू वांट दिस, ये चीज़ चाहने के लिए इसमें कोई गलत बात नहीं है। बिल्कुल इसमें कोई गलत बात मैं नहीं कहूँगा कि आप एक कैसा आपने कैसे सोच भी लगे आपका, नहीं, चाहत है ऑब्वियसली, लेकिन फिर ये भी एक फादर को, जैसे मैं वही पहले कह रहा था कि एक टाइम तक ना हम एक बच्चे की उंगली पकड़ के उसको चलवा सकते हैं, उसके बाद हमारी पेरेंट होने की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये भी आती है कि अब उसको आप छोड़ो और बोलो कि अच्छा बेटा अब तुम देखो, तुम संभालो, सही है। अब इस पे आप फील लाइक उधर आके ना ज़रा सा आप दोनों के बीच में रिफ्ट आ रहा है। और आप कितनी उम्र के हो आप? मैं 23 के हो ना। वही वाली बात है कि इस एज पे इसको अपने आप में हुआ माँ एक क्वेश्चन होता है कि मैं हूँ कौन, मुझे ज़िंदगी का मेरा मकसद क्या है। काफ़ी लोग बहुत उम्र गुजार लेते हैं, वो मकसद अपना कभी पहचान भी नहीं पाते और ना कहते हैं कि उनको ना पहचानते हैं कि उनको करना भी क्या है। कितने लोग देर से पढ़ाई शुरू करते हैं, जो उनको ये भी नहीं समझ आ रहा था मैंने ये पढ़ना है, फिर वो एक साल उसमें पढ़ते हैं, नहीं ये मेरे लिए नहीं है, फिर वो दूसरा साल वो अपने आप को खोज रहे होते हैं। बिल्कुल। और मसला पेरेंट में यही आता है कि देखें वही वाली बात है, आप ज़िंदगी काम करने के लिए नहीं जीते, आप ज़िंदगी जीने के लिए काम करते हैं। तो आपकी अगर रिक्वायरमेंट ये है कि देखो रिस्पेक्टेबल प्रोफेशन हो, लोग आपकी इज्जत करें, आप पैसे अच्छे कमा रहे हो, आप घर चला सकते हो, आप हमें भी टाइम दे रहे हो, सही है, तो ये अगर आपकी इंपॉर्टेंट चीज़ है ना, वो कैसे करता है। मैथ में याद है बचपन में मैथ करते थे, टीचर कहती थी बेटा वर्किंग कैसी भी हो आंसर सही आना चाहिए। गोल यही है, आपको जो एंड में रिक्वायरमेंट्स है ना कि मेरा बेटा मुझसे प्यार करे, हमारे साथ टाइम स्पेंड करे, रिस्पेक्टेबल, अगर वो आप ये प्रॉमिस कर देता है कि ये सब चीज़ें पूरी हैं, तो अब वो कैसे कर रहा है, क्या काम कर रहा है, वो इसको फिर आपका भी इसमें वो है ना बीच में मिलने वाली बात होती है कि अच्छा बेटा देखो ये चीज़ें मैं चाहता हूँ। जैसे हर अब्बू चाहता है कि यार तुम हमारे साथ टाइम स्पेंड करो, गलत नहीं हो, लाइक दोस्तों में नहीं हैंग आउट करो ज़रा सा, और अच्छा प्रोफेशन भी हो। अच्छा यंगस्टर्स भी जो बच्चे हैं, मैं कहना चाहूँगी कि मेरे यंग बच्चे हैं तो मुझे इससे थोड़ा सा अंदाज़ा है। यंगस्टर्स भी, जैसे उस बच्चे ने कहा कि मेरे दोस्त जो हैं वो इस फील्ड में हैं, यंगस्टर्स ज़्यादातर फैसले जो हैं वो ये देखकर करते हैं कि उनके आसपास वाले दोस्त हैं वो जिस फील्ड में जा रहे हैं मैं भी वहीं चला जाऊँ, चाहे वो उसके लिए बने हो या ना बने हो। तो उनके ऊपर उनके पेरेंट्स से ज़्यादा उनके दोस्तों का इन्फ्लुएंस होता है। बिल्कुल होता है। और ज़रूरी नहीं है कि कभी कभार जो बच्चा चाह रहा हो वो उसके अंदर की चाहो, वो उसके दोस्त को देखकर भी चाहो। बिल्कुल, लेकिन मसला आप एक बताऊं, और मैं टेक्निकली इनके सामने मैं नहीं कहना ये लाइक चाहता था, बट लाइक आई थिंक बता दूंगा, सो लाइक इसका एडवांटेज नहीं उठाएगा। देखें, अगर आप वही आवाज़ बने रहे ना, आपने खुद कहा कि मुझे दोस्त वाला रिश्ता चाहिए अपने बेटे से, सही है, तो अगर लेकिन आप एक बाप की आवाज़ बने रहे ना, तो वो बाप से तो हर वक्त भागता रहेगा। दोस्त तो कहेगा अच्छा ट्राई कर लो, कोशिश कर लो, अभी सेकेंड ईयर कॉलेज में, अभी तो स्टार्ट भी नहीं किया, अभी इसको मे बी एक साल ट्राई कर ले, वाई कांट ही ट्राई। उसको आप इतना कहते हो बेटा ट्राई कर लो तुम, अगर आप अपने में इतना वो करते हैं, कॉन्फिडेंस रखते हैं, व्हिच आई फील लाइक इफ़ यू आर राइट, ही इज़ गोना लर्न हिमसेल्फ, खुद गलती करेगा, खुद सीखेगा। काशिफ, मैं एक जनरल सवाल करना चाहूँगी, जैसे कि अगर ज़ाहिर है आपकी एजुकेशन से आपको एक्सपीरियंस है, आप इतनी ज़्यादा एज नहीं है आपकी, लेकिन मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि एक जनरल बाप को किस उम्र तक बेटे, खास तौर पे बेटों को एक डिसिप्लिन और एक सख्ती की निगाह से देखना चाहिए, और फिर किस उम्र बाद उसका दोस्त बनना चाहिए, क्योंकि ये वैरी करती है। आई थिंक सब ऑडियंस को भी ना, आई थिंक एवरी जो भी सुन रहा है ना, एक एरिक्सन नाम का साइकोलॉजिस्ट है, उसने एक थ्योरी बनाई थी, उसमें उसने डिस्क्राइब किया था हर इंसान के स्टेजेस ज़िंदगी के, और हर उम्र के साथ उसका दिमाग किस काम पे लग जाता है उसके स्टेजेस। तो हर पेरेंट को जो भी मेरे पास आता है, या हर बच्चे को मैं वो देता हूँ टेबल, वो आप पढ़ो। देख फॉर एग्जांपल 0 से लेके 5 साल तक ना बच्चा स्पंज होता है, आप उसको जो बोलोगे ना वो सीखेगा, सही है। फिर 5 से 11 बच्चा वो उस चीज़ को कॉपी पेस्ट अप्लाई करना शुरू करता है।
जैसे ही बच्चा 12 हिट करता है ना, दिमाग का वही एक हिस्सा एक्टिवेट हो जाता है कि अब मैं कौन हूँ मेरे इस दुनिया में। अच्छा, मेरे अम्मी अबू ने तो मुझे ऐसे रेस कर दिया, मैं कौन हूँ। वहाँ से फिर आप नोटिस करें झगड़ा होने शुरू आते हैं टीनेजर्स और बच्चों के। अम्मी अबू ये समझते नहीं है। दैट इज़ द एज आप ज़रा सा फ्रेंडली होना आप पे शुरू हो जाना चाहिए, बिकॉज उस वक्त बच्चे की खुद की 2-3 आवाज़ें बनने शुरू होती हैं। हर इंसान की 2 आवाज़ें, 3 आवाज़ें एक्चुअली, एक लॉजिक, एक बिल्कुल इमोशनल जो बिल्कुल बच्चा है कि मुझे अभी चाहिए, जो चाहिए अभी चाहिए, और एक बिल्कुल हाइपर लॉजिकल है कि बस नहीं ये होगा तो ये होगा, और एक तीसरी बीच की आवाज़ आती है। जो तीसरी बीच की आवाज़ आती है ना, वो बच्चा इस एज पे डेवलप करना शुरू करता है एट द एज ऑफ 20-21। तो अगर आपकी वो आवाज़ दिमाग में हर वक्त आ रही है, वो घर क्यों नहीं आना चाह रहा, वो उसको पता है जैसे ही घर आएगा डांट सुनने को मिलेगी, ये करो वो करो वो करो, हाँ, तो बोरियत होगी जिंदगी भाग रहा है। आप चाह रहे हो कि यार मैं उसको मदद कर लूँ, कैसे समझाऊं, लेकिन उस एफर्ट में ना वही चीज़ जो आप नहीं चाह रहे ना वही हो रही है। तो इट्स बोथ ऑफ यू नीड टू टेक अ स्टेप, जरा सा एक स्टेप पीछे लें और फिर बीच में मिलें। मेरी ज़ात से अगर आपको कोई गिला शिकवा है या आप कमी कहीं महसूस करते हैं तो आप उसका इजहार आप कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मैं यही कहना चाहूँगा कि आपको अगर जो भी इस तरह की प्रॉब्लम्स है तो वो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। आप ऐसा भी करते हैं कि कभी कभी जो चाचा या मामू जो रिलेटिव हमारे घर पे आते हैं उनके सामने आप हमें मुझे जो है वो डांट देते हैं। तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। तो आपको जो है ये डिस्कशन मुझसे अकेले में भी करनी चाहिए, आप अकेले में कर सकते हैं, क्योंकि मेरा जो आपके साथ रिलेशन है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। टाइम हमारे पास शॉर्ट है, मैं इसको कंक्लूड करना चाहूँगी। ये थोड़ा सा एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अक्सर बाप का होता है भाई हमने तो उसे कहा था डॉक्टर बनो, सुनता नहीं है, हमारी दोस्तों में बैठा रहता है, टाइम नहीं देता, मतलब लाइक रिश्तेदारों के आगे ये डिस्कशन, बिल्कुल इस बारे में हम बात करके फिर हाँ, अगर देखिए अगर इसका रिश्ता अपने लाइक जो भी रिलेटिव से आपके जैसा ही है, बिल्कुल मतलब आप किस तरह वो शेयर करता है, तो उसमें कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर आपको पता है कि अगर उसका ज़रा सा बच्चे का रिश्ता अगर उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है आपके भाई से या आपके दोस्त से, तो जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर इसके दोस्त आएँ और ये आपको डांट दे या कुछ ऐसे, मेरे बाप तो कुछ करते ही नहीं है, आपको अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा ना, बिल्कुल। तो इनका भी वही है, ऑब्वियसली वो एक हमारे कल्चर और सोसाइटी में है कि यार बड़ा रिस्पेक्ट होती है, लेकिन मैं आप पे ये चीज़ आज से लिख के बता रहा हूँ, साइकोलॉजिकली स्पीकिंग रिस्पेक्ट रिश्ते से नहीं बनती, रिस्पेक्ट अर्न होती है और रिस्पेक्ट गिव एंड टेक रिलेशनशिप होता है। आप बच्चे को भी डिसरिस्पेक्ट करोगे ना, वो नॉट इवन फॉर एनीथिंग, लेकिन वो आपसे डिसरिस्पेक्ट करना सीखेगा और वो चीज़ आप पे वापस आएगी। तो जो आप इनको ट्रीटमेंट दोगे फिर वो रिवर्स में आपके पास ही आएगी। एंड इट्स नॉट लाइक आप जानबूझ के कर रहे हो, लेकिन बस वही वाली बात है कि इमोशंस एक दूसरे के समझना बहुत, आप ही इनकी इमोशन समझना बहुत लाजमी है। वो कोई आपकी ज़िंदगी ख़राब करने के लिए आप कुछ नहीं कह रहे, यू नो, वो आपकी ज़िंदगी बेहतर करने के लिए ही कुछ कह रहे हैं। तो वो एक अगर आप दोनों बीच में ये बात समझ के मिल लेते हो, ऑब्वियसली ये अभी टाइम भी जैसा जल्दी से दिए, ये ज़रा सा लंबा टॉपिक भी है, बट छोटे नोट्स यही हैं कि आप एक दूसरे से बैठ के वही वाली बात, बेस्ट थिंग है अपने इमोशंस लिखो और दोनों को पेपर दे दो कि आप ये पढ़ें, और रात को बात नहीं करनी, आप रात को उसका पेज पढ़ें, आप रात को पढ़ो और फिर सुबह सोचने के बाद स्लीप ऑन इट एंड देन टॉक अबाउट इट प्रॉपर्ली। बस थैंक यू। हमारा टाइम खत्म हो गया, आई एम सॉरी, अब बाकी चीज़ें आप प्राइवेट में पूछ लीजिए। आप मुझे बिल्कुल मैसेज कर देगा। थैंक यू, बहुत शुक्रिया आप दोनों का, और अल्लाह करे आप लोग हंसी खुशी माशाल्लाह रहें, समझदार दमाद है हमारा अल्हम्दुलिल्लाह जवेरिया अल्लाह का शुक्र है, और माशाल्लाह तुम लोग इसी तरह हंसती खुशी ज़िंदगी गुजारो, और ये आपकी जो ये आपका प्रोफेशन जो है ये बड़ा काम आएगा। सो हम भी आपके पास आएंगे भाई, बल्कि जो मियाँ बीवी हों, जो भी ऐसे रिलेशन हो, अकेले भी हों, तो वही अब मैं जो बोल रहा हूँ, आपका अपने साथ रिलेशनशिप यहाँ पे अगर लगे कि मैं अपने आप को सही ट्रीट नहीं कर रहा हूँ, उस वक्त भी आप मेरे पास। और ये लोगों के अंदर से ये दिमाग से ख़त्म होना चाहिए कि अगर आप किसी काउंसलर या थेरेपिस्ट के पास जा रहे हैं तो आप पागल हैं। अगर आप नहीं जा रहे तो मैं कहता हूँ फिर आप पागल क्योंकि अपनी ज़िंदगी की क्वालिटी को बेहतर बनाना ये आपका हक है। ज़िंदगी एक बार मिलती है, बार बार नहीं मिलती, ये नहीं होता अच्छा ये तो गुजर जाएगी, जैसी भी गुजर रही है, अगली वाली तो नहीं है ना, हमने देखी, यही है। थैंक यू सो मच एंड थैंक यू। सो ये था हमारा आज का प्रोग्राम, उम्मीद है आपने एंजॉय किया होगा। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, कल मिलेंगे एक फ्रेश खूबसूरत सुबह के साथ।